हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, एलटी ग्रेड, जीआईसी, केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एसबी, टीजीटी, पीजीटी सभी को ध्यान में रखते हुए आपके सामने यूथ पब्लिकेशन की जो वनस्पति विज्ञान यानी कि जो बॉटनी की बुक है उसको सॉल्व कराया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ इसी चैनल पे आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे बिना किसी चार्ज के प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, आवृत्तबीजी आंत्रिकी। इसके पहले हम लोग जो है टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म के सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आपने इसके पहले की वीडियो देखे हैं तो बहुत अच्छी बात। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी बॉटनी के नाम से, वहाँ पे जाके सारे प्रीवियस वीडियो देखिए और आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जूलॉजी के नाम से, उसको भी देखिए। क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीजीटी, उत्तर प्रदेश टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बायोलॉजी में जूलॉजी प्लस बॉटनी दोनों ही देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप बिहार से तैयारी कर रहे हैं, बिहार पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि टीआरई 4 का अभी आपको एक अपडेट मैंने दिया था कि टीआरई 4 की वैकेंसी बहुत जल्द हमको देखने को मिल सकती है। तो अगर आप जूलॉजी से भरेंगे या फिर बॉटनी से, उसका अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। आप टीआरई 4 की तैयारी के लिए भी हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत अच्छे बुक, बहुत अच्छे राइटर की जो बुक है वो हम आपको सॉल्व करवाएंगे। साथ ही साथ एनसीईआरटी, एससीईआरटी को ध्यान में रखते हुए टीआरई 4 की भी तैयारी बेसिक टू मतलब इजी टू मॉडरेट या फिर कह सकते हैं इजी टू हायर आपको करवाई जाएगी। ठीक है, तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एस्टेट का रिजल्ट आ गया है। जिन लोगों ने हमारे साथ जुड़ के एस्टेट की तैयारी करी थी वो लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमारे साथ जुड़ने से उनका रिजल्ट आ गया है। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको ऊतक यानी कि टिश्यू सिस्टम, सारी चीज़ें जो क्वेश्चन एनाटॉमी से पूछी गई हैं सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें फ्लोएम एवं जाइलम के बीच कैम्बियम यानी एधा उपस्थित होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम? ऑप्शन है मोनोकॉट, टेरिडोफाइटा, मोनोकॉट स्टेम, सॉरी पहला वाला था मोनोकॉट लीफ, फिर है टेरिडोफाइटा, फिर मोनोकॉट स्टेम, फिर है डाइकॉट स्टेम। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। फ्लोएम एवं जाइलम के बीच जो कैम्बियम पाया जाता है वो डाइकॉट स्टेम में पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसमें पाया जाता है? डाइकॉट स्टेम में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? यानी कि 3 गलत है, एक इसमें सही है। राजस्थान स्कूल लेक्चरर में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला आपको दिया है गाजर, एडवेंटिशियस रूट, तो बिल्कुल ये सही नहीं है, गलत है। दूसरा है पोटैटो, स्ट्राइल रूट, ये भी गलत है। बनियान ट्री, प्रॉप रूट, यही आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी। बनियान ट्री में यानी बरगद में प्रॉप जड़ें पाई जाती हैं, ये सही हो जाएगा। ठीक है, प्रॉप जड़ें क्या होती हैं? तो ये एक प्रकार की वायवीय अपस्थानिक जड़ें होती हैं जो कहाँ पाई जाती हैं? बरगद में। अगर आलू में पूछा जाए आलू में कौन सा पाया जाता है, तो आलू में रेसादार जड़ें पाई जाती हैं, आलू में रेसादार। और शकरकंद में पूछा जाए कौन सा पाया जाता है, तो इसमें कायांतरित अपस्थानिक जड़ पाया जाता है, यानी एडवेंटिशियस रूट इसमें पाया जाता है। ठीक है, हाँ, अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। बाकी बॉटनी की क्लास में आप लोगों का बहुत अच्छा सहयोग, बहुत अच्छा सपोर्ट प्राप्त हो रहा है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी, लाइक के माध्यम से भी, और आप लोग इसको शेयर भी कर रहे हैं। इसलिए आपका जो ये अपना नॉलेज कॉर्नर परिवार है ये ग्रोथ भी कर रहा है। उसके लिए आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग जूलॉजी के क्लास में भी एक्टिव पार्टिसिपेट करें, जिस तरह आप बॉटनी के क्लास में कमेंट और लाइक के माध्यम से हमें मोटिवेट कर रहे हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जूलॉजी के क्लास को भी मोटिवेट करिए। 5 क्वेश्चन के बाद हम लोग कल के वीडियो के कमेंट ले लेंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन तक वेट किया करिए, उसके बाद आपके कमेंट को जरूर दिखाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू ऑफ प्लांट हैज लिग्निफाइड सेल वॉल? निम्नलिखित में से कौन से पादप उदक में लिग्निफाइड कोशिका भित्ति पाई जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्क्लेरेंकाइमा यानी दृढ़ोद ऊतक। दृढ़ोद ऊतक में मोटी लिग्निफाइड कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये दीवारें लंबी पतली कोशिकाओं के साथ मोटी लिग्निफाइड कोशिकाओं से बनी होती हैं। अब आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए आपको एक वीडियो में एक पूरा टॉपिक ख़त्म करने की मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि टॉपिक बहुत है, यानी कि बुक में अभी बहुत सारे टॉपिक बचे हुए हैं, बहुत सारे चैप्टर बचे हुए हैं। अभी हम लोग चैप्टर नंबर 11 पे ही पहुँचे हैं, और अगर हम लोग एक टॉपिक को 2-3 वीडियो में कवर करेंगे, इसमें टोटल 124-25 क्वेश्चन है, तो आप लोग के सहयोग सपोर्ट से हम इसको एक ही वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। बस आप लोग पेशेंस के साथ लास्ट तक बने रहिएगा और हमें जो है अपने कमेंट के माध्यम से हमारे उत्साह को बढ़ाइएगा। ठीक है, 146 क्वेश्चन है।
विशेष बेलामन ऊतक इन पौधों की जड़ों में पाया जाता है। वेलामन टिश्यू जो है वो किस में पाया जाता है? बरगद में यानी बनियान में, ब्रायोफाइलम यानी कि पत्थर चट्टा में, आर्किड में या फिर मेज में, किस में पाया जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्किड में। विशेष बेलामन ऊतक जो है वो आर्किड की जड़ों में पाया जाता है। बेलामन है क्या? तो यह एक स्पंजी बहुस्तरीय अधिचर्म है जो कुछ एक अधिपादपों तथा अर्ध अधिपादपों में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बेलामन कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो अभी हम लोगों ने देखा जो बेलामन है वो आर्किड में पाया जाता है। आर्किड यानी एरियल रूट ऑफ आर्किड, आर्किड के वायवीय जड़ों में बेलामन पाया जाता है। एलटी ग्रेड बायोलॉजी, पीजीटी बायोलॉजी, यूपी पीसीएस और साथ ही साथ उत्तराखंड एलटी में भी आया हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बेलामन ऊतक आर्किड के वायवीय जड़ों में पाया जाता है। ये पौधे वायु से नमी अवशोषित करके अपना काम चलाते हैं, यानी कि ये जो हवा में जो वाटर वेपर होता है उससे नमी को अवशोषित कर लेते हैं। इनके लिए इन जड़ों में इसके लिए इन जड़ों में कुछ जड़ें वायु में लटकी रहती हैं, अतः इसे वायवीय जड़ें कहते हैं। ठीक है, कुछ जड़ें क्या होती हैं आर्किड में, जैसे यहाँ पे जड़ें हैं, ये मिट्टी में ऐसे से हैं, तो आप लोगों ने बरगद के पेड़ में देखा होगा कुछ जड़ें नीचे तक आती हैं, इसी तरह आर्किड में भी होता है और इसे क्या कहते हैं? बेलामन जड़ें कहते हैं। ठीक है, ये बेलामन जो टिश्यू होता है वो बेलामन टिश्यू कहलाता है और वायु से नमी को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, आर्किड हो गया, एरॉइड्स हो गया, इन सब में ये जड़ें पाई जाती हैं। यहाँ पे उसका आपको टीएस दिखाया गया है, ट्रांसवर्सल सेक्शन दिखाया गया है। ठीक है, एरियल रूट। अगला क्वेश्चन, आर्किड की जड़ों में बेलामन व्युत्पन्न होते हैं। आर्किड की जड़ों में बेलामन व्युत्पन्न होते हैं यानी कि डेराइव्ड, किससे डेराइव्ड होते हैं? तो ये जड़ के डर्मेटोजन से डेराइव्ड होते हैं। किससे? देखिए एनवीएस पीजीटी और यूपी पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये डर्मेटोजन ऑफ रूट से डेराइव होते हैं। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये अन्य पौधों की सतहों पर उगते हैं जिससे ये सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आ जाएं और प्रकाश संश्लेषण कर सकें। ठीक है, वैसे बता दें आर्किड में जो जड़ें होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक चिपकी हुई जड़ें, एक बेलामन जड़ें। जो चिपकी हुई जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं? तो ये एपीफाइट्स को अन्य पौधों से जुड़ने में मदद करती हैं, और जो बेलामन जड़ें होती हैं इनको तो मैंने आपको बता दिया, ये क्या करती हैं? ये डर्मेटोजन के फलूप व्युत्पन्न होती हैं, यानी डर्मेटोजन से इनकी वर्जन होती है। इनकी कोशिकाएं मोटी परतें होती हैं, वायुमंडलीय नमी को अवशोषित करती हैं, पोषक तत्वों को अवशोषित करने में सक्षम होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पुष्पीय पादपों में भोजन का स्थानांतरण होता है। पुष्पीय पादपों में यानी कि ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल इन फ्लावरिंग प्लांट्स अकर इन द फॉर्म, कहाँ से होता है? तो सही जवाब हो जाएगा सुक्रोज। अरे यार, चलिए ठीक है, अब मैं आपको कल के कमेंट दिखा देती हूँ, इसको डिस्कस करने के बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगी, मैं तो भूल ही गई थी। ठीक है, पुष्पीय पौधों में भोजन का स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले हम कल का कमेंट ले लेते हैं। कल के कमेंट में मिस उपासना शर्मा, इन्होंने समान अध्ययन इसी चैनल पे एलटी ग्रेड का जीएसजी के भी चल रहा है तो उस पर कमेंट करा है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू उपासना जी, आप कंटिन्यू हमारे स्टूडेंट हैं और हर वीडियो में आप एक्टिव पार्टिसिपेट करती हैं, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। उसके बाद श्रद्धा वर्मा का आया है, इन्होंने जो हमारे अभिषेक सर द्वारा केवीएस एनवीएस के लिए जो आपका साइंस की क्लासेस चल रही है, अगर आप लोग नहीं देख रहे हैं तो आप लोग देखिए, केवीएस एनवीएस के लिए जीएस का जो कंप्यूटर का पोर्शन है वो अभिषेक सर द्वारा बहुत अच्छे से डिस्कस किया जा रहा है, जो सचिन सर की बुक से है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। इस पर श्रद्धा वर्मा जी का कमेंट आया है, सरिता जी का कमेंट आया है। उसके बाद जूलॉजी जो हम ही पढ़ा रहे हैं आप लोग को अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ, यूथ पब्लिकेशन का ही है, उस पर टारगेट सरिकांत का आया है। रोहन जी का आया, रोहन मिश्रा जी का शॉर्ट वीडियो आपको मिला था कि एस्टेट का रिजल्ट आने वाला और एस्टेट का रिजल्ट आ गया, लिंक भी आपको प्रोवाइड करवा दी गई है, उस पर रोहन मिश्रा जी का आया है। उसके बाद आया है हिमानी जायसवाल का, उपासना जी का आया है, मिस उपासना शर्मा का आया है, अभिजीत का आया है, FN अंसारी का आया है, शिल्पी सागर का आया है, शिल्पी सागर, मिस उपासना शर्मा, योगेश, इन सब का आया है। ठीक है, इतने लोगों ने एक्टिव पार्टिसिपेट किया है। आप लोग भी चाहते हैं अगर हमें मोटिवेट करना, हमें कुछ प्रोवाइड करना, देखिए वीडियो और PDF के एवज में हम आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, हम आपसे मांगते क्या है, सिर्फ आपका प्यारा सा कमेंट, वीडियो को लाइक
चैनल को सब्सक्राइब और इसको सभी तक पहुंचाना। अगर आप लोग चाहते हैं हमारे लिए कुछ करना तो प्लीज़ इतना कर दीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपना एक कमेंट जरूर छोड़ा करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इससे हमें ना मोटिवेशन मिलती है, ऊर्जा मिलती है, हम अगला वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं। इन लोग जो लोग कमेंट कर रहे हैं इनके सपोर्ट से ही आज हम मतलब इतनी हिम्मत जुटा पाए हैं कि 144 क्वेश्चन हम एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, चाहे जितना भी टाइम लग जाए। बस आप लोग अपना सपोर्ट और सहयोग ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम एक दिन में एक टॉपिक करा के बहुत जल्द इसको खत्म कर देंगे, उसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, बिखरे हुए समूहन पूल निम्नलिखित में से किसके तने की विशेषता है? बिखरे हुए समूहन पूल यानी स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल किसके तने की विशेषता है? तो स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल क्या वो टेरिडोफाइट का है, मोनोकॉट्स का है, डाइकॉट का है, या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल जो है ये मोनोकॉट्स की विशेषता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक मिनट, भरड़ ऊतक का मध्य भाग बना होता है। भरड़ ऊतक यानी कि द पिथ ऑफ द ग्राउंड टिश्यू इज मेड ऑफ, ग्राउंड टिश्यू का जो पिथ होता है वो किससे बना होता है? स्क्लेरन कायमा, पैरन कायमा, कोलन कायमा, या ऑल ऑफ एबव? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पैरन कायमा। जो ग्राउंड टिश्यू होता है, ग्राउंड टिश्यू का जो पिथ होता है वो पैरन कायमा से यानी मृदु ऊतक से बना होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तने का जो पिथ है उसको दो भागों में विभक्त किया जाता है। जो भरड़ ऊतक है यानी कि जो ग्राउंड टिश्यू है उसको दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक कॉर्टेक्स, एक पिथ। कॉर्टेक्स संवहन पूल के चारों तरफ बाहर की ओर स्थित होता है, जबकि पिथ आपको पता है यहाँ पे कॉर्टेक्स स्थित होता है, ठीक है, कॉर्टेक्स। और जो ये बीच वाला भाग होता है ये इसी को पिथ कहा जाता है, ठीक। और जो पिथ होता है ये पैरेन्काइमा से बना होता है, मृदु ऊतक से बना होता है। अगला क्वेश्चन, कैस्पियन पट्टी किसकी विशेषताओं में आती है? कैस्पियन स्ट्रिप इज फाउंड इन द सेल किसमें आता है? पेरिसाइकिल, पिथ, एंडोडर्मिस, या हाइपोडर्मिस? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एंडोडर्मिस। कैप्सियन पट्टी अंतः चर्म की कोशिकाओं में आती है, ठीक है, एंडोडर्मिस में आती है, ठीक। यह पट्टी समोनी पौधों की जड़ों में एंडोडर्मिस के केंद्र में एक मोटे बैंड के रूप में स्थित होती है। यह पट्टी लिग्निन और सुवेरिन की बनी होती है, ठीक, जो कोशिका भित्ति के लिए आवश्यक अवरोधक का कार्य करती हैं। अगला क्वेश्चन, कैस्पियन स्थूलन पाए जाते हैं। कैस्पियन थिकनिंग अकर्स इन द सेल वॉल। कैस्पियन थिकनिंग कहाँ पाए जाते हैं? तो अभी हम लोगों ने देखा एंडोडर्मिस में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फ्लोरल बड इज मॉडिफाइड इनटू द टेंड्रिल इज। पुष्पकलिका प्रांत में रूपांतरित हो जाता है। पुष्पकलिका टेंड्रिल में रूपांतरित हो जाते हैं किसमें? समाइलैक्स में, पोराना में, एंटिगोनॉन में, या फिर क्लीमैटिस में? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटिगोनॉन में। एंटिगोनॉन के टेंड्रिल्स पत्तियों के रूपांतरण का ना होके, एक मिनट, हाँ, पुष्पकलिका के रूपांतरण होते हैं, यानी कि फ्लोरल बड के रूपांतरण होते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। एंटिगोनॉन, लैप्टोपस, कार्डियोस्पर्मम, जो वैलून वाइन जिसे कहते हैं, इन सब में जो है रूपांतरण जो है इसमें जो टेंड्रिल्स होता है, टेंड्रिल्स यानी जो ऐसे ऐसे संरचना आपने मटर के पौधों में इन सब में देखा होगा, ये जो है पत्तियों का रूपांतरण ना होकर किसका होते हैं? पुष्पक्रम का, यानी कि फ्लोरल बड्स का होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक बीजपत्री तने की विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा कौन सी एक बीजपत्री तने की विशेषता नहीं है। पहला है वैस्कुलर बंडल आर स्कैटर्ड इन ग्राउंड टिश्यू। तो एक बीजपत्री में जो वैस्कुलर बंडल होता है वो ग्राउंड टिश्यू में बिखरे हुए होते हैं, ये तो है। पूछा है कौन सा नहीं है, ठीक है। दूसरा है बंडल सीथ प्रेजेंट अराउंड वैस्कुलर बंडल, समूहन पूल के चारों ओर पूल आच्छादित उपस्थित, ये भी है। तीसरा है वैस्कुलर बंडल कोलेट्रल एंड क्लोज्ड, संवहन पूल संपार्श्विक एवं संवृत्त होते हैं, ये भी है। चौथा है फ्लोएम पैरेन्काइमा प्रेजेंट इन वैस्कुलर बंडल, संवहन पूलों में फ्लोएम मृदुतक उपस्थित होता है, यही गलत हो जाएगा, यही इसकी विशेषता नहीं है। एक बीजपत्री के संवहन पूलों में फ्लोएम मृदुपत ऊतक जो होता है वो उपस्थित नहीं होता है, ठीक है। जबकि संवहन बंडल में भरड़ ऊतक में बहुत से संवहन बंडल बिखरे होते हैं जो कंजॉइंट बह यानी कोलेट्रल तथा बंद होते हैं, ठीक है। और इसमें कैम्बियम अनुपस्थित होता है, इसके किनारों पर बंडल सीथ पाया जाता है, ओके। इसमें कौन नहीं पाया जाता? फ्लोएम नहीं पाया जाता है। फ्लोएम, हाँ फ्लोएम उपस्थित होता है, ये गलत हो जाएगा, इसमें फ्लोएम नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन,
बहुत से पौधों में मेडुलरी बंडल पाए जाते हैं सिवाय, यानी कि किसके अलावा, इनमें से किसके अलावा पौधों में मेडुलरी बंडल पाए जाते हैं, यानी इसमें से वो कौन सा है जिसमें मेडुलरी बंडल नहीं पाए जाते हैं। पहला है मिराविलिस, बोगेनवालिया, एमरेंथस या फिर निक्टैथस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी निक्टैथस। यूपी टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। द्विबीजपत्रों में लगभग 40 कुलों के सदस्यों की आंतरिक संरचना में मेडुलरी बंडल यानी कि बंजा मंडल उपस्थित होते हैं। मज्जा कुछ मृदुतक की कोशिकाएं विभाजोत्तिक होकर एधा का निर्माण करती हैं। एधा क्या है? कैम्बियम को हिंदी में एधा कहते हैं, ठीक है। कैम्बियम का निर्माण करती हैं। इन्हें जो है या कैम्बियम सीमित मात्रा में समूहन बंडल बनाती हैं। इन्हें मेडुलर पूल कहते हैं। ये निश्चित वलय में अथवा बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। तने की पूरी लंबाई में इन समूहन बंडलों की संख्या सदैव सुनिश्चित रहती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि निकेटस्थेतन में इस प्रकार के बंडल अनुपस्थित होते हैं, जबकि एमेरंथस, मिराविलिस और बोगेनविलिया में समस्त मेडुलरी बंडल बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, नेरियम स्पीसीज यहाँ लिखा है में पर्ण विन्यास किस प्रकार का होता है? द टाइप ऑफ पॉलीटेक्सी इन नेरियम स्पीसीज किस प्रकार का होता है? तो इसमें होलर होता है, यानी कि चक्रीय होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जैसे पाइसम सेटाइबम हो गया, ये सब। कागजन का दूसरा नाम क्या है? द अदर नेम ऑफ फेलोजन इज। फेलोजन का दूसरा नाम क्या है? फेलोजन का दूसरा नाम क्या है? कॉर्क कैम्बियम। ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब है। कॉर्क कैम्बियम को ही बार कैम्बियम या फिर पेरी कैम्बियम या फिर फेलोजन के नाम से जाना जाता है। इसके और भी नाम है, फेलोजन, कॉर्क कैम्बियम, इसके अलावा इसे बार्क कैम्बियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बार्क कैम्बियम, या फिर इसी को पेरी कैम्बियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरी कैम्बियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उल्टा वलकुटीय समूहन बंडल में मिलता है। इन्वर्टेड कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल इज फाउंड इन। इन्वर्टेड कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल किस में पाया जाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा था निक्टैथस में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। निक्टैथस मूल रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया के ओलिरियेसी परिवार के फूलों के पौधे की एक प्रजाति है, ठीक है। यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाया गया है बंडल का। अगला क्वेश्चन ट्रांसवर्स सेक्शन है निक्टैथस स्टेम का। अगला क्वेश्चन, इन्वर्टेड कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल आर फाउंड इन। वही क्वेश्चन फिर से आ गया, टीजीटी में आया था, पीसीएस में भी आया था, कई बार आया है। सही जवाब हो जाएगा निक्टैथस। इन्वर्टेड कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल किस में पाया जाता है? निक्टैथस में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर व्युत्क्रम उन्मुख समोनी बंडलों की एक प्रणाली का अध्ययन अगर पूछा जाए किसने किया था, तो इसका अध्ययन मजूमदार ने किया था। कब किया था? 1941 में किया था। ये किस फैमिली से संबंधित है निक्टैथिस? तो ये ओलेसी फैमिली से संबंधित है। किससे? ओलेसी फैमिली से, ओके। अगला क्वेश्चन, असामान्य द्वितीयक वृद्धि प्रलक्षित होती है। एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्जॉर्ब्ड इन। एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ किस में देखने को मिलता है? तो ये ड्रेसिना में देखने को मिलता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसमें? ड्रेसिना में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस तने में द्वितीयक वृद्धि पाया जाता है तथा समूहन बंडल लेप्टोस्टैटिक होता है? मक्का, साइनोइड्स, ड्रेसिना या फिर गेहूं। तो अभी हम लोगों ने देखा किसमें पाया जाता है? ड्रेसिना में देखा जाता है। जब जाइलम फ्लोएम ऊतक के चारों ओर घेर लेता है तब समोहनी बंडल उभयचर समोहनी या फिर लेप्टोस्टैटिक प्रकार का कहा जाता है। इस तरह के बंडल एक बीजपत्रीय जैसे ड्रेसिना में द्वितीयक वृद्धि के बाद देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, सैपवुड इज आल्सो नोन एज। सैपवुड को और किस नाम से जाना जाता है? क्या द्वितीयक जाइलम यानी सेकेंडरी जाइलम, ड्यूरामेन, एल्वर्नम या फिर फ्लोडर्म? तो सैपवुड जिसे रसकास्ट कहते हैं, इसे एल्वर्नम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एल्वर्नम पेड़ों की द्वितीय ऊतक की बाहरी जीवित परतें जो पेड़ के शीर्ष भाग तक पानी और खनिज परिवहन में भाग लेती हैं, उन्हीं को एल्वर्नम कहा जाता है, ठीक है। एल्वर्नम की पेड़ें क्या करती हैं? इनकी जो द्वितीय ऊतक होती हैं ये खनिज और जल का परिवहन करती हैं। अगला क्वेश्चन, सैपवुड इज। सैपवुड क्या है? तो सैपवुड क्या है? आउटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम। अभी मैंने आपको बताया था द्वितीय जाइलम का बाहरी भाग सैपवुड कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये भाग करता क्या है? कि जल और खनिज को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसी को एल्वर्नम कहा जाता है, इसी को सैपवुड भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्याज का पत्ती रहित तना जो पुष्प उत्पादित करता है क्या कहलाता है? यानी कि लीफलेस स्टेम ऑफ ओनियन व्हिच प्रोड्यूस फ्लावर इज कॉल्ड। क्या कहलाएगा?
पेंडिकल, फ्लोरल एक्सिस, स्कैप या फिर रैकिस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी स्कैप। स्कैप तने का डंठल है जो फूलों को उसके पुष्पक्रम से जोड़ता है। प्याज के पौधे एक पत्ती रहित फूल वाले तने का उत्पादन करते हैं जो स्कैप्स प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें 2 से 4 पत्तियां जो हैं वो क्रॉस सेक्शन में गोलाकार खोखली होती हैं और युवा होने पर आसानी से चपटी हो जाती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, अविकेंद्रीय जाइलम पाया जाता है। सेंट्रीपिटल जाइलम किसमें पाया जाता है? डाइकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, ब्रांच ऑफ रूट। तो सेंट्रीपिटल जाइलम जो है ये डाइकॉट रूट में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। किसमें पाया जाता है? डाइकॉट रूट में। ठीक है, द्विबीजपत्री जड़ों में जाइलम प्लेट और आमतौर पर केंद्र से जुड़कर एक ठोस कोर बनाती हैं, इसलिए स्टील को प्रोटो स्टील माना जाता है। इसमें जो स्टील होता है उसको प्रोटो स्टील कहा जाता है। प्रोकैम्बियम के विभेदन में अविकेंद्रीय यानी सेंट्रीपिटल मोड के कारण जाइलम हमेशा एग्जॉर्ज अवस्था में पाई जाती है, इसलिए प्रोटोजाइलम परिधि की ओर, मेटाजाइलम केंद्र की ओर पाया जाता है। अगर पूछा जाए प्रोटोजाइलम कहाँ पाया जाएगा तो प्रोटोजाइलम जो है वो परिधि की ओर और मेटाजाइलम जो है वो केंद्र की ओर पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, घाव पर विकसित होने वाली ट्यूमर सदृश ऊतक को पतली भित्ति वाली कोशिकाएं होती हैं, क्या कहलाती हैं? अ ट्यूमर लाइक टिश्यू ऑफ थिन वॉल्ड सेल डेवलप्ड ओवर द वुड्स इज कॉल्ड, क्या कहलाएगी? टाइसोलिसिस, गॉल, कैलोस या फिर कैलस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कैलस। घाव पर विकसित होने वाली पतली दीवार वाली कोशिकाओं के ट्यूमर जैसे ऊतक को कैलस कहते हैं। देखिए, कैलोस और कैलस में कंफ्यूज नहीं होना, क्या कहते हैं? कैलस कहते हैं। कैलस का गठन निरंतर घर्षण, दबाव या अन्य शारीरिक या रासायनिक जलन के कारण होता है। बार बार चोट लगने से एपिडर्मिस की कोशिका जो है वो तेजी से सक्रिय हो जाती है, जिससे ऊतक में स्थानीय वृद्धि होती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीनोबायोटिक्स संबंधित है। जीनोबायोटिक्स किससे संबंधित है? एंडोजीनस पॉइजन से, एंटीबायोटिक्स से, वैक्सीन से या फिर एक्सोजीनस पॉइजन से। जीनोबायोटिक्स किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा, यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। सही जवाब ऑप्शन डी। आई होप सो वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट भी करते रहिए। ठीक है, आपके कमेंट का ही नतीजा है कि आज मैं एक साथ इतने क्वेश्चन कराने की हिम्मत कर पाई हूँ और जूलॉजी में भी आपको एक टॉपिक एक साथ प्रोवाइड करवा पा रही हूँ। इसी तरह आप हमारा मोटिवेशन बनाए रखें, हम आपको बहुत जल्द वीडियो मतलब बुक जो है कवर करके दे देंगे। जीनोबायोटिक्स एक्सोजीनस जहर से संबंधित है, एक्सोजीनस जहर से संबंधित है। जीनोबायोटिक्स ऐसे रसायनों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो सामान्य उपापचय के लिए बाह्य माध्यमों से उपलब्ध कराए जाते हैं। ये विषैला प्रभाव रखते हैं तथा इसमें ड्रग्स, कीटनाशक, सौंदर्य प्रसाधन, सुगंध, औद्योगिक रसायन या पर्यावरण प्रदूषक शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन, मीमोसा पुंडिका की पत्तियों में कंपानुकुंचन गति के लिए सम्मिलित होता है। द सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट ऑफ मीमोसा पुंडिका लीव्स इन्वॉल्व्ड। कौन होता है कंपानुकुंचन गति के लिए? पहला दिया है ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर या फिर डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी टर्गर प्रेशर। म्यूमेसा पुडिका की पत्तियों में कंपानुकुंचन गति यानी कि सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट के लिए कौन जिम्मेदार होता है? टर्गर प्रेशर जो है वो जिम्मेदार होता है। टर्गर प्रेशर क्या होता है? इसे हिंदी में स्फीति दाब कहते हैं, या वह दाब है जिसके कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका भित्ति के ऊपर दाब डालती है। यह दाब कोशिका की आकृति को बनाए रखने में मदद करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, आवृतबीजी पौधे में गेरू बीजाणुधानु निरूपित होती है। इन एंजियोस्पर्म द मेगा स्पोरेंजियम इज रिप्रेजेंट बाय। सही जवाब हो जाएगा ओव्यूल्स। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा ओव्यूल्स। अगला क्वेश्चन, पादप जगत की सबसे लंबी कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो पादप जगत की सबसे लंबी कोशिका कारा में पाई जाती है। इसे चारा भी कहते हैं। ठीक है, इसे कारा भी कहते हैं। ऑप्शन
सी इसका सही जवाब हो जाए, सॉरी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछा जाए कि कारा क्या है, तो कारा एक प्रकार का शैवाल है, एल्गी है, जो समशीतोष्ण क्षेत्रों में तालाब और झीलों में पाया जाता है। इसकी प्रत्येक इंटरनोड कोशिकाएं 10 सेंटीमीटर तक लंबी होती हैं। प्रत्येक इंटरनोड, इंटरनोड कहाँ, जहाँ जाट गांठ जैसी संरचना पाई जाए वो 10 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। तो पादप जगत की सबसे लंबी कोशिका किसमें पाई जाती है? कारा में, चारा में, या एक प्रकार की एल्गी है। अगला क्वेश्चन, इसे कैरा भी कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग कारा पढ़ते हैं, कुछ लोग चारा पढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग्म की पीढ़ी में द्वितीयक कास्ट में आरोकैरियन पिंटिंग होती है? किसमें होती है? कार्डाइट्स और अगाथीज में। यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। कार्डाइट्स और अगाथीज के द्वितीयक कास्ट में आरोकैरियन पिंटिंग होती है। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पेरिडर्म में शामिल है, पेरिडर्म इंक्लूड, पेरिडर्म में क्या शामिल है? तो पेरिडर्म में देखिए, टीजीटी बायोलॉजी पीसीएस दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है, पेरिडर्म में कौन कौन सी चीजें होती हैं? पेरिडर्म में कौन कौन सी चीजें होती हैं? कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम होता है, बिल्कुल होता है। कॉर्क, कॉर्क भी होता है, बिल्कुल होता है, कॉर्क तो होता ही है। कॉर्क होता है, कॉर्क कैम्बियम होता है, और सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी होता है। सेकेंडरी फ्लोएम नहीं होता, क्या होता है? सेकेंडरी कॉर्टेक्स होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कॉर्क, कॉर्क कैम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स। पेरिडर्म में कॉर्क, कॉर्क कैम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स शामिल होता है। पेरिडर्म द्वितीयक वृद्धि से पौधों की मोटाई बढ़ता है और यह एक सुरक्षात्मक परत होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समुच्चय में से कौन सा परितत्व संगठित करता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूट द पेरिडर्म, कौन संगठित करता है? तो पेरिविलेम, फेलोजन और फेलोडर्म, बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। दूसरा है फेलोजन, पेरी प्लेरोम और पेरिविलेम, ये भी गलत हो जाएगा। फैलम, फेलोजन और फेलोडर्म, यही सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। पेरिडर्म द्वितीयक मोटाई वाले फैलम, फेलोजन में बनने वाले पौधे का बाहरी भाग है। जो फेलोडर्म एक सेट है तो पेरिडर्म का गठन करता है। ठीक है, फैलम, फेलोजन और फेलोडर्म, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर ट्रैकिड्स, यानी ट्रैकिड्स के लिए कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? 3 गलत है, 1 सही है। पहला दिया है, दे आर मल्टी सेलुलर विद ब्रॉड ल्यूमेन। तो ट्रैकिड्स में ब्रॉड ल्यूमेन नहीं होता है, नैरो ल्यूमेन होता है, और ये यूनिसेलुलर होता है। दूसरे में भी ब्रॉड ल्यूमेन दिया है, तीसरे में यूनिसेलुलर और नैरो ल्यूमेन, यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ट्रैकिड्स में यूनिसेलुलर होता है और इसमें नैरो ल्यूमेन होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, घास का तना किसके क्रियाकलाप से लंबा होता है? ग्रास स्टेम इलोंगेट बाय द एक्टिविटी ऑफ, किससे होता है? प्राथमिक मेरिस्टेम, द्वितीयक मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम या फिर लैटरल मेरिस्टेम। तो घास का जो तना होता है, ग्रास का जो स्टेम होता है, वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम के द्वारा लंबा होता है या विभाजोत्तक स्थिति में अंतरकोशिकीय और अस्थायी ऊतक के द्रव्यमान के बीच पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिस्टोलिक रासायनिक रूप से बने होते हैं, सिस्टोलिक आर केमिकली मेड अप, किसके बने होते हैं? तो ये बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। सिस्टोलिक रासायनिक रूप से कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? CaCO3 के बने होते हैं, जो मेमोरी और एकेंथिस में पाए जाते हैं, या बरगद के पत्ते में लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में देखा गया था। अगला क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव कहाँ पाया जाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा सिस्टोलिस में। इसके अलावा कहाँ पाया जाता है? मोरेसी में भी। किसमें? मोरेसी में भी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एंजियोस्पर्म पौधे में गर्डल ट्रेजर्स उपस्थित है? गर्डल ट्रेजर्स किसमें उपस्थित है? लीरियोड्रेडोन में, पहला ही बिल्कुल सही है। एंजियोस्पर्म पौधे में लीरियोड्रोडेन में गल्डर स्टेजस उपस्थित है। यदि गल्डर स्टेज विपरीत दिशा में उत्पन्न हो तो फिर इससे पत्तियों का जन्म होता है, उसे अप्रत्यक्ष ट्रेस या फिर गल्डर स्टेज के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वंश निकेटेथस कुल से संबंधित है, यानी कि जो जीनस निकेटेथस है, निकेटेथेस है, वह किस फैमिली से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा ओलियेसी। अभी हम लोगों ने देखा था ये किससे संबंधित है? ओलियेसी फैमिली से संबंधित है निकेटेथेस।
ठीक है। इससे रात में फूलना इसका मतलब होता है। निकंथेस का क्या मतलब होता है? रात में फूलना, या दक्षिण पूर्वी एशिया से संबंधित है। ठीक है। इसमें फूल एक साथ 2 से 7 के छोटे समूह में पैदा होते हैं। इसका फल 2 भागों वाला कैप्सूल है जिसके प्रत्येक भाग से एक बीज निकलता है। और इसका मतलब क्या होता है अगर पूछ ले, निकंथेसिस का मतलब क्या होता है? तो रात में फूलना। और ये ओलेसी फैमिली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पौधे के तने में मेडुलरी बंडल अनुपस्थित है? किसमें जो है, कौन सा वो प्लांट है जिसके स्टेम में मेडुलरी बंडल जो है वो अनुपस्थित है? क्या वो मीराविलिस जलापा है, बोगनवेलिया स्पेटेविलिस है, टेकोमा ग्रैंडिफ्लोरा है, या फिर बोहेर हाविया डिफ्यूसा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रैकोमा ग्रैंडिफ्लोरा। ट्रैकोमा ग्रैंडिफ्लोरा में मेडुलरी बंडल जो है वो अनुपस्थित होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यानी कि इसमें से 3 सही है, 1 गलत है। जो गलत है वही आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। पहला दिया कोलेजन लिग्निन, कोलन कायमा लिग्निन का बना होता है, यही आपका गलत हो जाएगा, यही आपका सही नहीं है। ठीक है। कोलन कायमा पौधों के ऊतकों में पाई जाने वाली जीवित कोशिका है और लिग्निन का जमाव पौधों की मृत कोशिकाओं में होता है, तो कोलन कायमा तो इससे बनेगा नहीं। कॉर्क सेल सुवेरिन का बना होता है, एपिडर्मिस क्यूटिकल का होता है, और सिस्टोलिथ में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, मैंने अभी आपको बताया था। तो ये गलत होते भी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। लिग्निन कहाँ पाया जाता है? मृत कोशिकाओं में। लिग्निन का जमाव जो है मृत कोशिकाओं में होता है। कोलन कायमा कैसा है? जीवित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत्योपजीवी एंजियोस्पर्म है? कौन सा मृत्योपजीवी एंजियोस्पर्म है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मोनोट्रोपा। मोनोट्रोपा एक एंजियोस्पर्म है, या जड़ी बूटी के 12 मासी फूलों के पौधों की 5 प्रजातियों का एक वंश है, जिसे पहले कुल को मोनोट्रोपेसी भाग में वर्गीकृत किया गया था, जो अब एरिकेसी के भीतर शामिल है। यानी पहले इसे एक नया फैमिली था, अब इसको एरिकेसी में ही शामिल कर दिया गया है। मोनोट्रोपा आमतौर पर ह्यूमस युक्त मिट्टी पर उगता है। अधिकांश पौधे के विपरीत इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसलिए इसे मृतोपजीवी यानी कि स्पोरोफाइट कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल जो होता है वो एब्सेंट होता है। अगर जिस पौधे में क्लोरोफिल एब्सेंट होगा, आप सभी को पता है क्लोरोफिल की सहायता से ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं, इसमें क्लोरोफिल ही नहीं है तो ये मोनोट्रोपा अपना भोजन कैसे बनाएगा? इसलिए इसे स्पोरोफाइट, ये स्पोरोफाइट है, दूसरों पे डिपेंड होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पेरिडर्म में शामिल है। पेरिडर्म में क्या शामिल है? पेरिडर्म में क्या शामिल है? तो फैलम, फोलेजन और फैलोडर्म अभी हम लोगों ने देखा था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पौधे में युग्मनज का प्रथम ऊर्ध्वाधर विभाजन स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है? ऑप्शन है एजीरेटम, बेलेनोफोरा, चिनोपोडियम, या फिर सोलेनम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बेलोनोफोरा। बेलोनोफोरा में युग्मनज का प्रथम विभाजन ऊर्ध्वाधर होता है। बेलोनोफोरा क्या है? तो ये एक परजीवी है, इसमें भी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इसमें ना क्लोरोफिल होता है और ना ही इसमें जड़ें पाई जाती हैं। ठीक है। यह हॉस्टोरुया नामक विशेष संरचना को स्थापित करके अपना सारा पोषण प्राप्त करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पादप ऊतक में मध्य पटेलिका किसकी बनी होती है? पादप ऊतक का जो मिडिल लैमला है वो किसका बना होता है? तो ये पैक्टिन का बना होता है। किसका? पैक्टिन का। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्क्वीसेंट केंद्रक उपस्थित होता है। स्क्वीसेंट सेंटर इज प्रेजेंट इन। स्क्वीसेंट सेंटर किसमें उपस्थित होता है? तो ये रूट एपेक्स में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। किसमें? रूट एपेक्स में। यूपीपीसीएस 2004 और टीजीटी बायोलॉजी 2010 दोनों में पूछा गया है। इक्विसेंट सेंट्रल किसमें होता है? मूल अग्रक में उपस्थित होता है, रूट एपेक्स में उपस्थित होता है। यह एक डिस्क के आकार की संरचना होती है। ये निष्क्रिय कोशिका है। इक्विसेंट केंद्र जड़ के भीतर द्विगुणित कोशिकाओं का एक संरक्षित ब्लॉक प्रदान करता है। यह हार्मोन संश्लेषण का स्थल भी माना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डिप्टेरोकॉर्प्स है। डिप्टेरोकॉर्प्स क्या है? डिप्टेरोकॉर्प्स क्या है? पहला दिया है टॉल फ्री ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदापर्णी वनों के ऊंचे वृक्ष, टॉल फ्री ऑफ हाई हिमालय, हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों के ऊंचे वृक्ष, सर्ब्स ऑफ डिसियस फॉरेस्ट यानी पर्णपाती वनों के छूप, स्पाइनी सर्ब्स ऑफ डिजर्ट मरुस्थलों के कांटेदार छूप। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, टॉल ट्री ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट। डिप्टेरोकॉर्प्स क्या है? सदापर्णी वनों के ऊंचे वृक्ष को
टेरोकॉर्प्स कहा जाता है या डिप्टेरोकॉर्पेशी फैमिली से संबंधित होते हैं। ये ऊंचे होते हैं, सीधे तनों वाले होते हैं और बड़ा वृक्ष होते हैं। ठीक है, इस कुल के सदस्य विश्व के उष्णकटिबंधीय तट ही सीमित हैं। अधिकांश प्रजातियां मलेशिया, फिलीपींस में पाई जाती हैं। डिप्टेरोकॉर्पस की अगर प्रजातियां भारत में पूछी जाए तो भारत के त्रिपुरा में और इसके साथ भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट्स बनने में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग भाग लेता है? कोशिका प्लेट्स बनने में कौन सा कोशिकांग भाग लेता है? वैक्यूल्स, लाइसोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या पैराक्सिसोम? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जिसे गोल्गी बॉडी, गोल्गी काय के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज कैमिलो गोल्गी ने की थी। ये जो है कोशिका विभाजन में भाग लेती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कोशिका प्लेट्स के निर्माण के लिए कोशिका विभाजन के दौरान गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पुटिका इससे अलग हो जाते हैं और जिससे सेल प्लेट्स बनती है। ठीक है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स को और किस नाम से जाना जाता है? किसी को गोल्गी काय, गोल्गी अपर्चर, गोल्गी बॉडी के नाम से जाना जाता है और इसका जो एक कॉमन नेम है, इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्गी ने की थी और उन्हीं के नाम के आधार पर इसका नाम गोल्गी कॉम्प्लेक्स पड़ गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये कोशिका विभाजन में भाग लेता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह बतलाता है कि पादपों में रूट तथा सूट अपेक्स डर्मेटोजन, पेरीवेलम तथा पॉलीरोम का बना होता है? अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा हो, वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे मोटिवेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और उत्साहवर्धन के साथ आपको प्रोवाइड करवा पाए। ठीक है, ऑप्शन है ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, एपिकल सेल थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी या फिर सेल थ्योरी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हिस्टोजन थ्योरी। हिस्टोजन सिद्धांत हेस्टीन द्वारा प्रतिपादित किया गया। अगर पूछा जाए इसको दिया किसने, तो हेस्टीन नामक वैज्ञानिक ने दिया। इस सिद्धांत के अनुसार सूट एपेक्स यानी कि एपिकल मेरिस्टेम में 3 अलग अलग परतें होती हैं, जिन्हें डर्मेटोजन, पेरीवेलम और प्लीरोम कहा जाता है। प्रत्येक परत में हिस्टोजन एक आरंभिक सेट होता है जिसे हिस्टोजन कहा जाता है। डर्मेटोजन बाहरी परत बनाते हैं अर्थात एपिडर्मिस, पेरीवेलम और कॉर्टेक्स जिसे एंडोडर्मिस कहा जाता है और प्लीरोम पित्त और संवहन मंडल बनाते हैं। इस सिद्धांत को बड़े पैमाने पर ट्यूनिका कॉर्पस सिद्धांत द्वारा प्रस्तावित किया गया। यानी कि ट्यूनिका कॉर्पस जब सिद्धांत आया तो इसको प्रतिस्थापित कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिस्टोजन सिद्धांत के द्वारा प्रस्तावित किया गया। किसने प्रस्तावित किया? तो हिस्टेमीन ने। किसने? हिस्टीन ने, हिस्टीन ने। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसको किसने प्रस्तावित किया था? हिस्टेन ने। अगला क्वेश्चन, यह उदाहरण है कि स्तंभ एवं मूलाग्रों पर 9 ऊतक निर्माण करने वाली कोशिकाएं 3 अलग क्षेत्रों में विभक्त होती हैं, क्या कहलाती हैं? तो अभी हम लोगों ने देखा यही जो है हिस्टोजन का सिद्धांत है कि 9 ऊतक निर्माण करने वाली कोशिकाएं 3 अलग क्षेत्रों में विभक्त होती हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिस्टोजन सिद्धांत प्रस्तावित किसने किया? तो हिस्टीन ने। ऑप्शन बी सही जवाब। कब किया? 1870 में। अगला क्वेश्चन, इंटरजैलरी तथा इंट्राजैलरी फ्लोएम पाया जाता है। इंटरजैलरी तथा इंट्राजैलरी फ्लोएम किसमें पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्ट्रिंगनॉस में इंटरजैलरी तथा इंट्राजैलरी फ्लोएम पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंट्राजैलरी फ्लोएम इज प्रेजेंट इन द स्टेम ऑफ। इंट्राजैलरी किस में पाया जाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा कि स्ट्रिगनॉस में पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। स्ट्रिगनॉस क्या है? तो ये फूलों के पौधों की एक प्रजाति है। ठीक है, और ये किस फैमिली से संबंधित है? तो लोगेनिएसी फैमिली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, द इंट्राजैलरी फ्लोएम इंट्राजैलरी और इंटरजैलरी फ्लोएम एंड द नॉर्मल फ्लोएम ऑल 3 आर फाउंड इन। यानी कि अंतः दारुक फ्लोएम, अंतरादारुक फ्लोएम और सामान्य फ्लोएम किस में पाया जाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा था तीनों ही किस में पाया जाता है? स्ट्रिगनॉस में। ऑप्शन सी सही जवाब। क्वेश्चन पीजीटी, पीसीएस, टीजीटी सब में कई बार आया है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, तीनों फ्लोएम किस में पाए जाते हैं? स्ट्रिगनॉस में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे आगरंभ समझी जाती है? यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज द मोस्ट प्रिमिटिव स्टील। मोस्ट प्रिमिटिव स्टील कौन समझी जाती है? नालरंभ, स्फिनो स्टील, प्रोटो स्टील, डिक्टियो स्टील या फिर यू स्टील। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, प्रोटो स्टील।
अगला क्वेश्चन, मज्जा रहित फ्लोएम से घिरे जालम के ठोस कोर से निर्मित स्टील को क्या कहते हैं? स्टेलो सोलेनो स्टील, इक्टोफॉलिक स्टेनोल स्टील, यू स्टील या फिर प्रोटो स्टील। यानी कि जो ऐसा फ्लोएम जिसमें पिथ ना हो वो क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटो स्टील। मज्जा रहित फ्लोएम से घिरे जाइलम के ठोस कोर से निर्मित स्टील को प्रोटो स्टील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटो स्टील। प्रोटो स्टील जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, जिसे हैप्लो स्टील, एक्टिनो स्टील और प्लैक्टो स्टील के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित दृढ़ोत्कों में से कौन सा दृढ़ दंड रूपेण होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्लेराइड इज रॉड शेप? रॉड शेप कौन सा होता है? स्टेरोस्क्लेरॉइड, ऑस्टेरोस्क्लेरॉइड, मार्को स्क्लेरॉइड या फिर ब्रांचो स्क्लेरॉइड। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्को स्क्लेरॉइड। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी संवहन पूल में फ्लोएम जाइलम को घेरे रहता है तो ऐसे पूल को क्या कहते हैं? किसी संवहन पूल में अगर फ्लोएम जो है वो जाइलम को घेरे रहेगा तो उसे क्या कहेंगे? इसे एम्फी वेसल कहेंगे, रेडियल कहेंगे, कंजॉइंट कहेंगे या फिर एम्फी सेरिब्रल कहेंगे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एम्फी सेरिब्रल। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। इसमें जो फ्लोएम होता है वो जाइलम को घेरे रहता है, यानी जाइलम नीचे होता है और फ्लोएम जो होता है ये ऊपर होता है। इसी को क्या कहेंगे? एम्फी सेरिब्रल या दारू केंद्री। अगला क्वेश्चन, जब दारू में दोनों तरफ फ्लोएम तथा कैम्बियम उपस्थित हो तो संवहन पूल क्या कहलाता है? यानी कि जब दोनों तरफ फ्लोएम, ऊपर भी फ्लोएम नीचे भी फ्लोएम, बीच में संवहन पूल हो तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे बाई कोलेट्रल। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या कहेंगे? बाई कोलेट्रल। एनवीएस, टीजीटी और पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। अगला क्वेश्चन, टाइलोसिस उपस्थित होता है। टाइलोसिस किसमें उपस्थित होता है? प्राइमरी जाइलम, फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम या पिथ सेल? सही जवाब ऑप्शन सी, सेकेंडरी जाइलम। बहुत से पौधों में जाइलम वाहिकाओं के गुब्बारे सदृश फूली हुई अधिवृत यानी आउटग्रोथ बन जाती है, इसी को टाइलोसिस कहा जाता है। ये किसमें उपस्थित होता है? तो ये सेकेंडरी जाइलम में उपस्थित होता है। देखिए ये कितने एग्जाम में आया, DSSB, पीजीटी बायोलॉजी, यूपी पीसीएस सब में आया हुआ है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, जो जाइलम होता है ये जब ऐसे फूल जाता है, गुब्बारे जैसे संरचना बना लेता है, इसी को क्या कहते हैं? टाइलोसिस कहा जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, दारू वाहिकाओं की गुहा को निम्नलिखित में से कौन सी संरचना अवरुद्ध करती है? तो अभी हम लोगों ने देखा इसकी जो कैविटी है उसको कौन अवरुद्ध करता है? तो ट्राइकोसिस करता है, ठीक है। टाइलोसिस। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टाइलोसिस पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं टाइलोसिस? तो टाइलोसिस ड्रेसिना में, एक मिनट, टाइलोसिस कहाँ पाए जाते हैं? टाइलोसिस आपके पाए जाते हैं हर्टवुड में, हर्टवुड में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, हर्टवुड में। अगला क्वेश्चन, एम्फीवेसल संवहन मंडल पाए जाते हैं। एम्फीवेसल संवहन मंडल किसमें पाए जाते हैं? ड्रेसिना में। किसमें? ड्रेसिना में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। पीजीटी बायोलॉजी, यूपी पीसीएस प्री और टीजीटी बायोलॉजी दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है कि एम्फीवेसल्स कहाँ पाए जाते हैं? तो ये ड्रेसिना में पाए जाते हैं। ड्रेसिना में एम्फीवेसल्स पाए जाते हैं। एम्फीवेसल समोहनी बंडल में फ्लोएम और जाइलम ऊतक होते हैं। इस प्रकार के समोहनी बंडल में फ्लोएम जाइलम से घिरा होता है। या ड्रेसिना ड्रैको के तने में रेडियल वृद्धि की दर निर्धारित करने में मदद करता है, जैसे मक्का हो गया, ड्रेसिना हो गया, इन सब में पाया जाता है एम्फीवेसल समोहन बंडल। अगला क्वेश्चन, एम्फीवेसल्स बहिपूल निम्नलिखित में से किसमें से एक पहचाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लोएम इन द सेंटर सराउंडेड बाई जाइलम, ठीक है। जाइलम, फ्लोएम बीच में हो और जाइलम ऊपर से हो, इसे एम्फीवेसल कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उस समूहन पूल में जहां फ्लोएम जाइलम द्वारा घिरा होता है क्या कहलाता है? यानी कि फ्लोएम जो है ये फ्लोएम नीचे है और जाइलम ऊपर है, इसे क्या कहेंगे? इसी को एम्फीवेसल कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। समूहनी पौधों में फ्लोएम जीवकीय ऊतक है जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान घुलनशील कार्बनिक यौगिक को स्थानांतरित करता है। एम्फीवेसल समूहन मंडल में फ्लोएम जो होता है वो बीच में होता है और जाइलम इसको चारों तरफ से घेरे रहता है। अगला क्वेश्चन, एपोप्लास्ट एवं सिम्पोप्लास्ट शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया? एपोप्लास्ट और शिम्प्लास्ट इस शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया? डिक्सन, क्लार्क, मुंच या फिर फिशर?
तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मुंज ने। इस शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया? मुंज ने। ठीक है, एपोप्लास्ट तथा सिम्प्लास्ट पौधे द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला मार्ग है। ठीक, अगला क्वेश्चन, आवृत्तबीजी की द्विनामकरण पद्धति प्रभावी मानी जाती है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 1.5 पॉइंट मतलब द्विनाम पद्धति जो है प्रभावी मानी जाती है 1753 से। ठीक है, 1/5/1753 से, यानी कि 1 तारीख 5वां महीना यानी कि मई 1 मई 1753 से प्रभावी मानी जाती है। द्विनाम पद्धति दिया किसने? तो स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे कार्ल लिनियस, इन्होंने द्विनाम पद्धति दिया। द्विनाम पद्धति में प्रायः लैटिन भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ये कब से मतलब एक्सेप्टेबल हो गई कि 1/5/1753 यानी 1 मई 1753 से हर जगह जो है एक्सेप्ट कर ली गई। अगला क्वेश्चन, जैसे जैसे किसी वृक्ष की आयु बढ़ती है निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मोटाई में तेजी से वृद्धि करता है? सैपवुड, कॉर्टेक्स, हर्टवुड या फिर फैलम? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हर्टवुड। जैसे जैसे किसी वृक्ष की आयु बढ़ती है अंतःकाष्ठ ऊतक मोटाई में तेजी से वृद्धि करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष की छाल वल्क एवं दारू के बीच होती है? यानी कि वो कौन से वृक्ष की बार्क है जो वुड और ट्री ट्रंक के बीच में होती है? नहीं, एक मिनट रुक जाइए, बिटवीन बार्क एंड वुड कौन सा वो छाल होता है जो बार्क और वुड के बीच में होता है? कॉर्क कैम्बियम, फ्लोएम, बैस्कुलर कैम्बियम या फिर प्राइमरी कॉर्टेक्स? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बैस्कुलर कैम्बियम। ठीक, ये वृक्ष की छाल यानी कि वल्क और वुड के बीच में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी कि 3 सही है, एक आपको गलत है, वही आपको निकालना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला, हर्टवुड नॉन पोरस। हर्टवुड नॉन पोरस सेड्रस देवदार में होता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा दिया हर्टवुड डिफ्यूज पोरस, ये डलबर्गिया शीशों में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। हर्टवुड रिंग पोरस टेक्टोना ग्रिडिस में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। हर्टवुड नॉन पोरस, तो ये अभी हम लोगों ने देखा सेट्रस देवदार में होता है, इसमें नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, ये एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। ठीक है, उलिफॉर्म सेल या मोटर सेल उपस्थित होता है? बुलिफॉर्म सेल या फिर मोटर सेल किसमें उपस्थित होता है? सैक्रम, निलंबो, नेरियन या फिर कैसुराइन? सही जवाब हो जाएगा इसका, ये किसमें अनुपस्थित होता है? ऑप्शन ए उपस्थित होता है सैक्रम में। किसमें? एक बीजपत्रीय में बुलिफॉर्म सेल या फिर मोटर सेल उपस्थित होता है, या एक बीजपत्रीय विशेषता है एक बीजपत्रीय की, और या गन्ना में पाया जाता है। किसमें? गन्ना में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से ले लीजिएगा और एक्सप्लेनेशन आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, आपके काम भर का एक्सप्लेनेशन हम करा दे रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस पौधे, क्वेश्चन भी तो ज़्यादा से ज़्यादा कराना है, एग्जाम बहुत पास है। किस पौधे की पत्ती की एपिडर्मिस में मोटर कोशिकाएं यानी बुलिफॉर्म कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो अभी हम लोगों ने देखा किसमें बुलिफॉर्म कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो एक बीजपत्रीय में बुलिफॉर्म कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसे सैक्रम कहते हैं। सैक्रम को क्या कहते हैं? गन्ना कहते हैं। लेकिन यहाँ ऑप्शन आपका चेंज है, तो इसमें आप लगा लीजिए लहसुन। लहसुन की पत्तियों में एपिडर्मिस में मोटर सेल यानी बुलिफॉर्म कोशिकाएं जो है वो पाई जाती हैं। लहसुन के साथ साथ ये गन्ना में भी पाई जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये करती क्या है? तो ये कोशिकाएं वाष्पसर्जन द्वारा पानी की हानि को रोकने में मदद करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सन के पेरिसाइकिल व्युत्पन्न बास्ट रेशों में बहुत मोटे होते हैं। द पेरिसाइकिल derived vast fiber of flax have the very thick lignified दीवारें, क्यूटिकल वाल्स, सिलिशियस वाल या सेलुलोज वाल? किसके कारण होती है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लिग्निफाइड दीवारें। सन के पेरिसाइकिल व्युत्पन्न बास्ट सेलों में लिग्निफाइड दीवारों की परत बहुत मोटी होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रॉन्कियर के लाइफ फॉर्म वर्गीकरण में वृक्ष है। रॉन्कियर के लाइफ फॉर्म वर्गीकरण में वृक्ष कैसा है? फेनोरोटाइप है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, कैसा है? फेनोरोटाइप है। अगला क्वेश्चन, ये वर्गीकरण दिया कब था? तो 1934 में। कब? 1934 में, जिसमें इन्होंने वृक्ष को फेनोरोटाइप बताया था। एक परिवेशित गर्त की अनुभागीय दृष्टि दर्शाता है। एक परिवेशित गर्त की अनुभागीय दृष्टि क्या दर्शाता है? तो ये पिथ चैम्बर, पिथ अपर्चर, टोर्स, पिथ मेंबर और बॉर्डर दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा।
फटाफट हम लोग कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आवृत बीजों का जनक माना जाता है, यानी कि फादर ऑफ एंजियोस्पर्म कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन एक, निटेल्स। नेटोफाइटा निटेल्स का गढ़ है जो कि द्विनिषेचन से परिवर्तित निटेल्स में होता है। निटेल्स को एंजियोस्पर्म का पूर्वज माना जाता है। ठीक है, पूर्वज माना जाता है। निटल्स जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीच की कनेक्टिव लिंक कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीच की कनेक्टिव लिंक कौन सा है, तो यही निटल्स है। ठीक है, इसमें नीटम, बेलविट सचिया और इफेड्रा शामिल है। कनेक्टिव लिंक से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कनेक्टिव लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड एवीज, मैंने आपको बताया है, अगर आपको पता है तो उसका नाम बताइए। कनेक्टिव लिंक्स बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के वर्जिन का काल कौन सा है, उत्पत्ति का काल कौन सा है? तो जुरासिक युग में एंजियोस्पर्म जो है वो उत्पत्ति हुए थे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। एंजियोस्पर्म की उत्पत्ति जो है वो जुरासिक काल के दौरान हुई थी। अगला क्वेश्चन, आवृत बीजों का फ्लोएम किससे बना होता है? आवृत बीजों का जो फ्लोएम है वो किससे बना होता है? फ्लोएम मृदुतक, एल्बुमिनी कोशिकाएं और चालनी नलिकाओं से, या फिर फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीप ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल? यही बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, फ्लोएम मृदुतक, चालनी कोशिकाएं और साह कोशिकाएं यानी कि कंपेनियन सेल से बना होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब, फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीप ट्यूब्स और कंपेनियन सेल से आवृत बीजी का जो है फ्लोएम बना होता है। अगला क्वेश्चन, कंपेनियन सेल आर यूजली एसोसिएटेड विथ, कंपेनियन सेल कहाँ होता है? तो कंपेनियन सेल जो है ये सीप ट्यूब के साथ एसोसिएटेड होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कहाँ पे एसोसिएटेड होते हैं? सीप ट्यूब के साथ। अगला क्वेश्चन, द चीफ फंक्शन ऑफ सीप ट्यूब एलिमिनेट इज, चालनी नलिकाओं के मुख्य कार्य कौन से हैं? तो सीप ट्यूब का जो मुख्य कार्य है वो द ट्रांसलोकेट द ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम सोर्स ऑफ सिंक, यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्थल से उपयोग स्थल तक स्थानांतरित करना ही ट्यूब ट्यूब का जो है कार्य होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रबड़ छीरी वाहिकाएं यानी लैक्टिफेरस बेसल्स आर प्रोमिनेंट इन, किसमें होती है लैक्टिफेरस बेसल्स, किसमें पाई जाती हैं? पहला है पाइसम सटाइवम, फिनिक्स सिल्वेट्रिक्स, हेविया बेसिलियंसिस या फिर रूटा ग्रेवियोलेंस? सही जवाब ऑप्शन सी, हेविया ब्रेसिलियंसिस। इसमें जो है रबड़ छीर वाहिकाएं यानी कि लैक्टिफेरस बेसल्स पाई जाती हैं। इनको सामान्य रबड़ के पेड़ के नाम से जाना जाता है। ये यूरोफेविएसी कुल से संबंधित होती हैं। ठीक, इनके दूध से लैक्टस निकलता है और लैक्टस से रबड़ बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, लिग्निन किस कोशिका भित्ति पर विशिष्ट भाग है? लिग्निन किसमें पाया जाता है? तो लिग्निन जो है वो जाइलम कोशिका के सेल वाल पर, एक मिनट रुक जाइए, लिग्निन किसमें पाया जाता है? पैरेन्काइमा में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, पैरेन्काइमा में। लिग्निन जाइलम का एक विशिष्ट भाग है, लेकिन जाइलम में भी कहाँ? तो पैरेन्काइमा में। ठीक है, ये कार्य क्या करता है? तो ये जल प्रतिरोधी है, जिलेटिन पॉलीसेक्राइड है जो समोनी वूतक को यांत्रिक अवलंबन यानी यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, लिग्निन एक महत्वपूर्ण घटक है, किसका है? तो यहाँ पे पैरेन्काइमा नहीं दिया है लेकिन जाइलम सेल वाल दिया है, तो यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लिग्निन जो है ये कार्बनिक बहुलक है जो समोनी पौधों के सपोर्ट ऊतक के महत्वपूर्ण संरचनात्मक पदार्थ बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, एधा यानी कैम्बियन भिन्न बिंदुओं पर असमान अनुपातों में जाइलम एवं फ्लोएम का अवच्छेदन करता है। साल्वाडोर ने, बिग्नोनिया ने, कुकुरविटा में या फिर निकेंथेसिस में? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिग्नोनिया में। द्वितीयक जाइलम के में स्वतंत्र रूप से स्टेल के कैम्बियम वाले आंतरिक भाग में वाहिकाओं और ट्रैकिट्स और बाहरी परत फ्लोएम की कुछ परत से बना होता है जो कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के अलग अलग अनुपातों को बिग्नोनिया में अलग अलग बिंदुओं पर काटता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक स्रावी ऊतक है? स्क्लेरेन्काइमा, कैम्पियन सेल या फिर हाइड्रोथोड या फिर स्क्लेरिड्स? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोथोड। हाइड्राथोड जल के छिद्रों से युक्त संरचना है, इसे जल रंध्र के रूप में भी जाना जाता है और ये कैसा है? एक सिक्रेटरी टिश्यू है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक ऐसी विभाज्योतकी कोशिका जिसमें लाक्षणिक रूप से पतली भित्ति, बृहद रिक्तिका एवं ऊर्ध्व विभाजन पाया जाता है, यानी कि लार्ज वैक्यूल्स
थिन वॉल्स और चीफली वेंट्रिकल डिवीजन पाया जाता है? पहला है फ्यूसीफॉर्म इंसिटल्स, यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए तुर्क आकार आदि कोशिकाएं लंबी टैपरिंग कोशिकाएं हैं जो द्वितीयक फ्लोएम और जाइलम की ऊर्ध्वाधर प्रणाली की सभी कोशिकाओं को जन्म देती हैं। विभाजोत्की कोशिकाओं की लाक्षणिक विशेषताओं में पतली भित्ति, वृद्ध रिक्तिका और ऊर्ध्व विभाजन के साथ फ्यूसीफॉर्म इनिशियल्स पाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, कास्ट में मज्जा किरण की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? द लेंथ और विड्थ ऑफ द मेडुलरी रे इन द वुड विल बी सीन। वुड में मेडुलरी रे की लंबाई और चौड़ाई पूछा है, तो आल बोथ RLS एंड TLS। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। रेडियली लॉन्गिट्यूड सेक्शन और ट्रांसफर लॉन्गिट्यूड सेक्शन में इनकी लंबाई और चौड़ाई को देखा जाता है। ठीक है, किस में देखा गया? RLS और TLS। RLS को क्या कहते हैं? रेडियल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, और TLS को ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। दोनों में ही इनकी लंबाई और चौड़ाई को देखा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आपको RLS और TLS दोनों दिखाया गया है। मेडुली किरणों का उनकी ऊंचाई और चौड़ाई में अध्ययन करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस पृष्ठ के तने को विभाजित करेंगे? देखिए यहाँ पे देखिए ट्रांसवर्स नहीं दिया है, यहाँ पे पहला देखिए टेंजेंशियल दिया है, ये बिल्कुल नहीं होगा, रेडियल होगा, ट्रांसवर्स होगा। ट्रांसवर्स नहीं, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, रेडियल। ऊंचाई और चौड़ाई के अध्ययन के लिए रेडियल अनुप्रस्थ का जो है, अनुप्रस्थ में आप देखेंगे ऊंचाई और चौड़ाई के लिए। ठीक, और लंबाई के लिए किस में देखेंगे? ट्रांसवर्स में देखेंगे। अगला क्वेश्चन, एक पेड़ की अवस्था सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक चक्रों की संख्या की गणना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी से। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। किससे संबंधित है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी से संबंधित है। इसमें क्या होता है, वृक्ष जो होता है कितने ईयर का है उतने छल्ले बना लेते हैं। जब आप कभी पेड़, ये पेड़ है, इसको जब आप बीच से इसकी डाल को काटेंगे ना, तो ये कितना पुराना है उतने उसमें रिंग यानी वलय यानी कि छल्ले बने होते हैं। इसी के हिसाब से इसी को काउंट करके बताया जाता है कि वृक्ष जो है ये कितने साल पुराना है। एक साल में एक नया रिंग बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रयोगात्मक कक्षा में एक विद्यार्थी डिक्टियो स्टील एवं पॉली स्टील की अवस्थाओं में विभेद नहीं कर पा रहा। सही पहचान के लिए उसे निम्नलिखित में से कौन सी संरचना तलाशनी चाहिए? अगर डिक्टियो स्टील और पॉली स्टील में अंतर करना है तो किससे करेंगे? पित्त के द्वारा, प्रोटोजाइलम के द्वारा, एंडोडर्मिस के द्वारा, या लीफ ट्रांसेस के द्वारा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लीफ ट्रांसेस के द्वारा। लीफ ट्रांसेस से क्या होता है, पॉली स्टील और डिक्टियो स्टील में अंतर पता लगाया जा सकता है। ठीक है, क्यों, कैसे? तो जो लीफ ट्रांसेस होता है ये केंद्रीय रव में पत्ती की ओर जाने वाला एक या उससे अधिक समूहन फूलों के रूप में विस्तृत होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, कैम्बियम एक पार्श्व विभव जातक है क्योंकि? कैम्बियम इज अ लेटरल मेरिस्टेम, क्यों? क्योंकि इसमें इंक्रीज ग्रिथ होता है। बिल्कुल सही बात, यही बिल्कुल सही है, परिधीय बढ़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सीमावर्ती गर्त के टॉरस किसके बने होते हैं? टॉरस ऑफ बॉर्डर्ड विथ इज मेड अप। सीमावर्ती गर्त के जो टॉरस होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो ये सुवेरिन के बने होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसके बने होते हैं? सुवेरिन के। अगला क्वेश्चन, पादप शरीर की परिधि में वृद्धि किसके कारण होती है? इंक्रीज इन ग्रिथ ऑफ प्लांट बॉडी इज ड्यू टू, किसके कारण होती है? तो ये फेलोजन एंड वैस्कुलर कैम्बियम के कारण होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पौधे की परिधि में वृद्धि कॉर्क कैम्बियम अर्थात फेलोजन और वैस्कुलर कैम्बियम के कारण होता है। फेलोजन को ही कॉर्क कैम्बियम के नाम से भी जाना जाता है। पहले ही हमने आपको इसके 2-3 नाम बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन, प्लांटेरम में छपने का सन क्या है? प्लांटेरम कब छपा था, किस सन में छपा था? तो प्लांटेरियम 1753 में छपा था। कब? 1753 में। ये बुक किसकी है? ये कैरोलस लिनियस की बुक है। इसी में जो है द्विनाम पद्धत दिया गया था, और द्विनाम पद्धत अपनाया कब गया था? 1 मई 1753 को। ठीक है, कहाँ पे? स्कॉटहोम में। आवृत बीजों में भ्रूणपोष विकसित होता है। आवृत बीजों में भ्रूणपोष कहाँ विकसित होता है? तो ये
कैलेजल पोलर न्यूक्लियस में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एनवीएस, टीजीटी और पीसीएस प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। आवृतबीजी यानी एंजियोस्पर्म में भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। इसमें द्विनिषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। आवृतबीजी पौधों में संवहन तंत्र अति विकसित होता है। आवृतबीजी पौधे के भ्रूणपोष के निर्माण के समय 2 शुक्राणु न्यूक्लियाई होते हैं और एक शुक्राणु अंडकोशिका से निषेचित होकर युग्मनज बनाता है। दूसरा बाईन्यूक्लिएट सेंट्रल सेल से संयुक्त होकर प्राथमिक एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। ये कैसे होते हैं? द्विगुणित होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्लांट लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय, पौधे की लंबाई बढ़ती है किसके कारण? एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम, डर्मेटोजन या फिर पेरिवेलम। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम के द्वारा पौधे की लंबाई जो है वो बढ़ती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पौधे की लंबाई बढ़ने में कौन जिम्मेदार होता है? एपिकल मेरिस्टेम। अगला क्वेश्चन, प्रोटोप्लाज्म शब्द सबसे पहले दिया, प्रोटोप्लाज्म शब्द सबसे पहले किसने दिया? वाटसन, पुरकिंजे, नीनबर्ग या फिर रॉबसन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरकिंजे। पुरकिंजे या फिर पुरकिंजे कहा जाता है। ये एक फिजियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने 1839 में कोशिका के द्रव पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। यानी कि जो कोशिका के अंदर द्रव्य पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है, उसको प्रोटोप्लाज्म कहा। और प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार भी बताया। ठीक है, किसने दिया था? पुरकिंजे ने। कब? 1839 में। अगला क्वेश्चन, पत्तियों में भोजन इकट्ठा रहता है। पत्तियों में भोजन, किसकी पत्तियों में भोजन इकट्ठा रहता है? स्वीट पोटैटो, अनियन, शुगर कैन या बनाना। तो आप लोगों ने प्याज की पत्तियों के साग खाए होंगे, सब्जी खाया होगा, इसी में जो है भोजन इकट्ठा रहता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्याज की पत्तियों में भोजन इकट्ठा रहता है। जैसे पौधों की पत्ती में, जड़ में, तना में, फूल में, फल में भोजन जो है संग्रहण करता है, उसी प्रकार प्याज का जो पौधा होता है ये बल्ब बनाता है। बल्ब जो इसके तनों का रूपांतरण होता है, इसका प्रयोग खाने से लेकर औषधियों तक किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रूविएसी कुल के सदस्यों के साथ चींटियों का संबंध क्या कहलाता है? रूविएसी कुल के साथ चींटियों का संबंध क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा मिरमैकोफिली। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मिरमैकोफिली शब्द चींटी और पौधे के बीच सकारात्मक अंतर प्रजाति संबंध दर्शाता है। यह एक प्रकार का सहजीवी संबंध है जिसमें चींटियां और पौधे दोनों एक दूसरे को लाभ देते हैं। पौधे चींटियों को रहने के लिए भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं, जबकि चींटियां जो होती हैं वो इनके पराग को एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरित करने का कार्य करती हैं। ठीक है, और रूविएसी कुल के जो पौधे होते हैं इनके परागकण को फैलाने का कार्य कौन करता है? चींटियां करती हैं। मिमेकोफिली कहते हैं इनके संबंध को। अगला क्वेश्चन, मिमिक्रोलॉजी में चींटियों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ट्यूनिका कॉर्पस सिद्धांत प्रतिपादित किया। ट्यूनिका कॉर्पस सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो सिमडस ने। किसने? सिमडस ने। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये सिद्धांत क्या है? तो इसके अनुसार एपिकल मेरिस्टम जो है, एपिकल मेरिस्टम के 2 स्तर पाए जाते हैं। बाहरी स्तर को ट्यूनिका और आंतरिक स्तर को कार्पस कहा जाता है। ट्यूनिका एक प्रोटोडर्म बनाती है जो स्टर्ना को जन्म देती है, और कार्पस आंतरिक द्रव्यमान है जो प्रोकैम्बियम और टेरेस्ट्रियल मेरिस्टेम बनाने में विभाजित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी स्तंभ पर विद्यमान सभी वातरंध्र अवरुद्ध कर दिए जाएं तो पहले कौन मृत होगा? यानी कि लेंटियल ऑन द स्टेम आर ब्लॉक्ड, द फर्स्ट ऑफ डाई विल बी। पहले कौन मृत होगा? पहले कौन मरेगा? जड़ें, रूट्स, लीव्स यानी पत्तियां, शूट स्ट्रिप यानी परोह, शीर्ष, या नन ऑफ एबव। तो जड़ें जो हैं वो सबसे पहले मरेंगी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यदि किसी स्तंभ पर विद्यमान वातरंध्र, यानी कि जहाँ से क्या कहते हैं, वातरंध्र, जिसे आप क्या कहते हैं, जहाँ से वायु जो है आने जाने का कार्य कर रही है, अगर ये बंद कर दिया जाए तो जड़ें सूख जाएंगी और मर जाएंगी सबसे पहले। ठीक है, तदुपरांत पौधों के जब जड़ें मर जाएंगी तो पौधों के सारे मतलब पत्तियां हो गए, स्टेम हो गया, ये सब भी टूटने फूटने सड़ने लगेंगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पौधे में आंतरिक कैम्बियल वलय बनने के कारण असंगत द्वितीयक वृद्धि होती है? किसमें होती है? तो बोहेर वायविया में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। किसमें? बोहेर वायविया में। अगला क्वेश्चन, वही पूल संवहन बंडल किसके तने में मिलते हैं? वही पूल संवहन बंडल यानी
कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल किसमें मिलता है? तो कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल निक्टेथस में मिलता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। निक्टेथस पुष्प देने वाला वृक्ष है जिसे हरसिंगार, सैफाली, सिउली आदि नामों से भी जाना जाता है। निक्टेथस को ही हरसिंगार के नाम से जाना जाता है। ठीक, हरसिंगार बहुत फेमस पौधा है, आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा। इसके फूल, पत्ते और छाल का उपयोग जो है औषधि के रूप में किया जाता है। जैसे किसी को फीवर हो जाए तो कहा जाता है हरसिंगार की पत्तियां खौला के पी लीजिए, आपका फीवर सही हो जाएगा। किसी को थायराइड है उसमें भी हरसिंगार के पत्तियों का, छालों का यूज किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, बीज के पैरी स्पर्म किसमें विकसित होते हैं? पैरी स्पर्म इज सीड डेवलप्ड फ्रॉम, किसमें होते हैं? तो ये न्यूक्लियस में होते हैं, न्यू सेल्स में होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। निषेचन के बाद न्यू सेल्स पैरी स्पर्म के रूप में विकसित होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ प्रिंसिपल इन इंटरनेशनल कोड्स ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर इज। बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर में, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर में कितने कुल सिद्धांत हैं? कितने सिद्धांत हैं? तो इसमें 6 सिद्धांत हैं। कितने? 6। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कितने सिद्धांत हैं? 6 सिद्धांत हैं। ठीक है, इसे आप शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ICVN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। कितने सिद्धांत हैं? 6। 6 कौन कौन से? फंगी, एल्गी, प्लांट का नामकरण भी किया जाता है। ठीक है, इसी के द्वारा फंगी, एल्गी और प्लांट का भी नामकरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अनरावृत बीजियों का फ्लोएम आवृत बीजियों से किसमें भिन्न है? अनरावृत बीजियों का फ्लोएम आवृत बीजियों से किसमें भिन्न है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हैविंग नो कैम्पेनियन सेल, कोई सहायक कोशिका ना होने के कारण अंडावृत बीजियों का फ्लोएम आवृत बीजियों से भिन्न है। ठीक है, फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये भोजन का एक जगह से दूसरी जगह पे भोजन को पहुंचाता है। ये 4 प्रकार के होते हैं, एक सीव एलिमेंट्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर और कैम्पेनियन सेल, ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बीजाणु के बगैर सीधे बीजाणु जन ऊतक में गंतुकधारी का गठन करने को कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट डायरेक्टली फॉर्म सेप्रोफिटिक टिश्यू विदाउट स्पोर्स इज, क्या कहलाता है? एपोस्पोरी कहलाता है, एपोस्पोरी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या कहलाएगा? एपोस्पोरी। अगला क्वेश्चन, स्टील इंक्लूडेड होते हैं, रंभ में क्या आते हैं? हाँ, एपोस्पोरी की खोज यहाँ पे देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया था, जो इंपॉर्टेंट लगेगा वो मैं आपको बता दूंगी। बिना बीजाणु के सीधे स्पोरोफाइट ऊतक से गैमेटोफाइट का निर्माण एपोस्पोरी यानी कि अभिजुक जनन कहलाता है। एपोस्पोरी स्पोरोफाइट 2n की वानस्पतिक कोशिकाओं से द्विगुणित गैमेटोफाइट यानी 2n के निर्माण की प्रक्रिया है, बिना अर्धसूत्री विभाजन और बीजाणुओं के निर्माण के। इसकी खोज सबसे पहले 1884 में ड्यूरी द्वारा ऑथिरियम फोमिना बेर पौधे में की गई थी। किसमें? ऑथिरियम फोमिना, इसे बेर कहा जाता है, इसमें इसकी खोज की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्टील इंक्लूडेड रंभ किसमें आते हैं? पित्त एंड वैस्कुलर बंडल, यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रंभ जो है पित्त और वैस्कुलर बंडल में आते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भरण ऊतक का मज्जा भाग बना होता है यानी कि द पिथ ऑफ ग्राउंड टिश्यू इज मेड ऑफ, किससे बने होते हैं? स्क्लेरेंकाइमा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा या ऑल ऑफ एबव? सही जवाब ऑप्शन बी, पैरेन्काइमा। ग्राउंड टिश्यू का पित्त पैरेन्काइमा का बना होता है। अगला क्वेश्चन, जड़ के गोपजन का निर्माण होता है। द रूट कैलिप्ट्रोजन इज फॉर्म्ड बाय, जड़ रूट के कैलिप्ट्रोजन यानी गोपजन का निर्माण किससे होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डर्मेटोजन से। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा सही नहीं है? 3 सही है, 1 गलत है। पहला है पासेस सेल एंडोडर्मिस, ये बिल्कुल सही है, पासेस सेल एंडोडर्मिस। दूसरा है वैस्कुलर बंडल डैच टू हेक्सॉर्स मोनोकॉट रूट, यही आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये मोनोकॉट का नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक है, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन, द कॉर्क फॉर्म बाय द एक्टिविटी ऑफ फोलेजन इज आल्सो नोन एज बार्क, फैलम, फैलोडर्म या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फैलम। कागजन की सक्रियता के द्वारा बनने वाले कार्क को फैलम कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? फैलम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन,
अच्छा, अगर पूछ लिया जाए फेलोडर्म क्या है, तो फेलोडर्म द्वितीयक वल्कुट जिसमें कागजन द्वारा अंदर की ओर विकसित होने वाली कोशिकाएं हैं। कागजन क्या है? फेलोजन। ठीक है, फेलोजन को कागजन कहा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित, साइंस की हिंदी बहुत टफ है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सत्य कथन का चयन कीजिए। सत्य बताना है, इसमें से कितने जो है सत्य हैं, कौन कौन से सत्य हैं। पहला दिया है, एम्फीक्राइवल सम्मोहन पूल में फ्लोएम जाइलम को चारों ओर घेरे रहता है, तो ये बिल्कुल सही है। एम्फीक्राइवल वैस्कुलर बंडल में जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम, यानी कि फ्लोएम नीचे होता है, जाइलम ऊपर होता है, ये बिल्कुल सही है। अगला दिया, कैम्बियम इज अब्सेंट इन द ओपन टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल। ओपन टाइप के वैस्कुलर बंडल में कैम्बियम प्रेजेंट होता है, ये गलत हो जाएगा, इसमें अब्सेंट दिया है। ठीक है, अगला है, इन रेडियल वैस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट और सेपरेट रेडी, ये बिल्कुल सही है, तीसरा सही है। चौथा है, इन रेडियल वैस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम आर नॉट प्रेजेंट ऑन सेपरेट रेडी। दोनों कैसे सही हो सकता है? अगर तीसरा सही है तो चौथा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें नॉट प्रेजेंट दिया है, जबकि ये प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अलग अलग त्रिज्या पर उपस्थित होता है। तो 1 और 3 सही है, 1 और 3 ऑप्शन सी में दिख रहा है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बाहर से अंदर तक हिस्टोनोजन की व्यवस्था का क्रम क्या है? बाहर से अंदर तक हिस्टोनोजन कैसे व्यवस्थित है? तो इसको हमने आपको बताया था कि हेस्टिन नामक वैज्ञानिक ने 1868 में हिस्टोनोजन की व्याख्या की थी, हिस्टोनोजन थ्योरी दिया था। इसमें इन्होंने क्या बताया था कि सबसे पहले डर्मेटोजन, डर्मेटोजन 2 में दिख रहा है, ये दोनों काट दीजिए, उसके बाद पेरीवेलम और उसके बाद पेलोरोम, ये सही जवाब है, ऑप्शन सी। ठीक है, डर्मेटोजन, उसके अंदर पेरीवेलम और सबसे अंदर जो होता है वो सबसे ऊपर डर्मेटोजन, फिर इसके अंदर पेरीवेलम और सबसे अंदर जो होगा वो फेलोरोम होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, फेलोजन द्वारा बाहर की ओर काटी गई कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? फेलोडर्म, फैलम, पेरिडर्म या डर्मेटोजन। तो बाहर की ओर काटी गई कोशिकाएं फैलम कहलाती हैं, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्प्रिंग कास्ट का व्यास क्या है? डायमीटर ऑफ स्प्रिंग वुड, स्प्रिंग वुड का व्यास क्या है? लार्जर देन समरवुड, इक्वल टू समरवुड, यही सही जाएगा, ऑप्शन बी समरवुड के बराबर। स्प्रिंग कास्ट एक नरम कास्ट है। स्प्रिंग कास्ट के अंतर्गत बने जाइलम में असंख्य वृद्धि वाहिकाएं, व्यापक ल्यूमन तथा अल्प मात्रा में रेशे की उपस्थिति होती है। स्प्रिंग कास्ट का जो व्यास है वो समर कास्ट के बराबर होता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पेरेन्काइमा ऊतक जिसमें बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं उसको क्या कहा जाता है? कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, एरेनकाइमा या फिर प्रोसेनकाइमा। पैरेन्काइमा ऊतक जिसमें बड़ी रिक्तियाँ यानी लार्ज वैक्यूल्स पाया जाता है उसको क्या कहा जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी, उसको एरेनकाइमा कहा जाएगा। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मेहनत मैं आप लोग के लिए कर रही हूँ। 117 क्वेश्चन अभी तक हम लोग पहुँच चुके हैं और आप लोग लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप लोग से अनुरोध है, जो लोग लाइक नहीं किए हैं वो लोग तुरंत ही वीडियो को लाइक कर लें और इसको अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लेप्टॉम शब्द जो हेवरलैंड द्वारा खोजा गया है किसके समानार्थक है? लेप्टॉम शब्द किसके समानार्थक है? फ्लोएम, जाइलम, मेरिस्टम या फिर एपिकल मेरिस्टम। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लोएम। लेप्टॉम ये फ्लोएम के समानार्थक है। लेप्टॉम शब्द किसके द्वारा खोजा गया अगर पूछ लिया जाए तो हेवरलैंड के द्वारा। किसके द्वारा? हेवरलैंड के द्वारा। ये फ्लोएम के वे भाग होते हैं जो पौधों में मुख्यतः भोज्य पदार्थों के परिवहन की क्रिया संपादित करते हैं। फ्लोएम क्या करते हैं? तो भोजन को ले जाते हैं और उसकी क्रिया कौन करता है? यही करते हैं। ठीक है, लेप्टोम। जबकि जाइलम क्या होता है? जाइलम जल और खनिज लवणों को पत्तियों तक ले जाते हैं। मेरिस्टेम क्या होते हैं? इन्हीं के द्वारा कोशिकाएं विभाजित होती हैं, मेरिस्टेम के द्वारा। और एपिकल मेरिस्टेम क्या है? तो इनके विभाजन से पौधे लंबाई में वृद्धि करते हैं या पौधों के शीर्षस्थ भाग जैसे रूट एपेक्स हो गया, सूट एपेक्स हो गया, इस पे पाए जाते हैं एपिकल मेरिस्टेम। इसके द्वारा पौधे क्या करते हैं? लंबाई में वृद्धि करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो में भी हमें मोटिवेशन मिले और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश कर पाएँ। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्राथमिक ऊतक 10 वर्षों की द्वितीयक वृद्धि के उपरांत भी बना रहता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जाइलम। जाइलम जो है ये 10 वर्षों के द्वितीयक वृद्धि के उपरांत भी बना रहता है। हम आपसे कोई पैसा, कोई चार्ज नहीं मांग रहे हैं, लेकिन अपने मेहनत के लिए आपसे थोड़ा सा मोटिवेशन मांग रहे हैं और आपकी मोटिवेशन फीस जो है वो बस आपका लाइक है, आपका शेयर है, आपका सब्सक्राइब है और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आपका कमेंट। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हर एक के कमेंट का पर्सनली मैं खुद रिप्लाई करती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक्टिव पार्टिसिपेट करिए। ठीक है, उससे हमें लगेगा कि हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको शेयर कर रहे हैं और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और इस तरह से एक लंबा वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवा पाएंगे। अगर
अगर नहीं तो फिर हम जो है कल से आपको 50-60 क्वेश्चन एक वीडियो में करा के छोड़ देंगे, ठीक है। देखिए ये मतलब मैं आपको धमका नहीं रही हूँ, ये मत सोचिएगा, मैं आपको धमका नहीं रही हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं आपसे दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन सच में मुझे तो मोटिवेशन के लिए कुछ चाहिए, तो सब्सक्राइब चाहिए, लाइक चाहिए, शेयर चाहिए, कमेंट चाहिए, ठीक। अगला क्वेश्चन है, एक सक्रिय रूप से बढ़ने वाले पेड़ के तने में मृदा के स्तर से 4 फीट की ऊंचाई तक कील ठोकी गई। 4 साल के बाद यह कील होगी, या कील कैसी होगी? रिमेन्स वेयर इज इट, यथावत उसी स्थान पर रहेगा, ठीक। ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। कील पौधे के उसी स्थान पर स्थिर रहेगी जहां वो ठोकी गई थी। पेड़ के तने में ऊपर की ओर नहीं बल्कि उसकी चौड़ाई बढ़ेगी, क्योंकि तने पर अस्थायी ऊतक उपस्थित होता है जो सिर्फ चौड़ाई बढ़ाता है, लंबाई नहीं। तो जहां पे ठोकी रहेगी 4 साल बाद भी वही मिलेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्यापारिक कॉर्क व्युत्पन्न होता है, कॉर्क ऑफ कॉमर्स इज डेराइव फॉर्म, किससे होता है? तो फैलोजन से। ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। व्यापारिक कॉर्क फैलोजन से व्युत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा ऊतक है जो मुड़ने तथा हिलने डुलने के प्रति तनन शक्ति प्रदान करता है? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा। ऑप्शन बी सही जवाब, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा स्थूल ऊतक एक प्रकार का ऊतक है जो मुड़ने व हिलने डुलने के प्रति जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। पैरेन्काइमा क्या है? तो यह साधारण जीवित तथा पौधे के कोमल भागों में पाया जाता है। पैरेन्काइमा का कार्य क्या होता है? तो यह मंड और प्रोटीन, वसा आदि का स्टोर करता है, ठीक है, खाद्य पदार्थों का स्टोर करता है पैरेन्काइमा। कोलेनकाइमा क्या है? तो ये पौधों को हिलने डुलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है कोलेनकाइमा का? ये पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। वहीं अगर बात करें एरेन्काइमा की, तो एरेन्काइमा एक विशेष प्रकार का ऊतक है जो जलीय पौधों में पाया जाता है। सभी पौधों में नहीं पाया जाता, किसमें? जलीय पौधों में। इसमें कोशिका पतली और हवा से भरे खाली स्थान होते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, मध्य पटलिका में पैक्टिन की आधारभूत रासायनिक इकाई है। क्षमता हार रही है मेरी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए लगी रहूंगी, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट मुझे इस वीडियो पे बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्लैक्टोराइन अम्ल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी ऊतक के वियुक्त कोशिकाओं के रूप में पाया जाने वाला शाखित दृढ़ोतक क्या कहलाता है? किसी ऊतक के वियुक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला शाखित दृढ़ोतक क्या कहलाता है? लिवरीफॉर्म फाइब्रस, यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए लिवरीफॉर्म फाइबर्स। अगला क्वेश्चन, कार्क कोशिकाएं होती हैं, कार्क सेल्स आर, कार्क कोशिकाएं कैसी होती हैं? फोटोसिंथेसिस, इलोंगेटेड एंड पार्टिसिपेट इन मूवमेंट, मेरिस्टेमेटिक या फिर डेड सेल। तो कार्क सेल जो होती हैं वो डेड सेल होती हैं, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कार्क सेल या कार्क कैम्बियम द्वारा बाहर की तरफ बनने वाली कोशिकाएं कार्क बनाती हैं। परिपक्व कोशिकाएं डेड आकार में आयताकार तथा ये मतलब डेड होती हैं, आकार में आयताकार होती हैं तथा रेडियली में व्यवस्थित होती हैं। इसमें अंतरकोशिकीय स्थान अनुपस्थित होता है। कोशिकाएं मोतिविट्टी तथा सुवेरियन युक्त होती हैं। सुवेरियन किसमें पाया जाता है? डेड सेल में सुवेरियन पाया जाता है। इसी कारण जल के लिए अपारगम होती हैं, यानी कि इसमें जल जो है एक तरफ से दूसरी तरफ आ जा नहीं सकता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, बिलिगन परत बनता है इसके द्वारा, बिलिगन परत किसके द्वारा बनता है? तो पैरेन्काइमेटस सेल के द्वारा बनता है। पैरेन्काइमेटस सेल किसमें दिया? ऑप्शन डी। बिलिगन परत जो है इसका निर्माण पैरेन्काइमी कोशिकाओं के द्वारा होता है। फल, पत्ती इत्यादि पकने पर झड़ने लगते हैं। यह क्रिया वृत्त के निचले बिलिगन परत यानी कि एब्सेसियन लेयर में बनने के कारण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द्वितीयक जाइलम की नई परत होती है किनके बीच? जो द्वितीयम यंगर लेयर ऑफ द सेकेंडरी जाइलम लाइंड बिटवीन, किसके बीच होती है? पहला दिया है द पिथ एंड प्राइमरी जाइलम, तो नहीं, पिथ और प्राइमरी जाइलम के बीच नहीं होती है। जस्ट आउटसाइड एंड क्रॉक कैम्बियम, बिल्कुल नहीं। जस्ट आउटसाइड एंड वैस्कुलर कैम्बियम, बिल्कुल नहीं। जस्ट इनसाइड एंड वैस्कुलर कैम्बियम, यही सही जवाब हो जाएगा। द्वितीयक जाइलम की नई परत समोहिनी कैम्बियम के ठीक अंदर होती है, ठीक है, इनसाइड द वैस्कुलर कैम्बियम। अगला क्वेश्चन, पेड़ों के धड़ घेरे से बनते हैं, इसमें माइटोटिक कार्यकलाप के कारण द ट्रंक ऑफ ट्रीज इंक्रीज इन ग्रिथ बिकॉज ऑफ माइटोटिक एक्टिविटी इन वैस्कुलर टिश्यू, एपिडर्मिस, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या फिर पित्त। सही जवाब हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में माइटोटिक विभाजन के कारण पेड़ों के धड़ घेरे में बनते हैं। धड़ यानी कि ग्रिथ।
राउंड में बनते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ग्रीफिंग इज नॉट पॉसिबल इन मोनोकॉटिलिडन बिकॉज दे, एक बीजपत्री में कलम बंद संभव नहीं है क्योंकि, क्यों संभव नहीं है? उसमें संयुक्त समूहनी बंडल पाए जाते हैं, हैव कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल, गलत, हैव पैरेलल वर्जन, गलत, हैव सेकर्ड वैस्कुलर बंडल, गलत, स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल, गलत, लैक कैम्बियम, कैम्बियम की अनुपस्थिति के कारण, ठीक है। एक बीजपत्री में जो है ग्राफ्टिंग संभव नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें कैम्बियम नहीं होता है, ठीक है। द्विबीजपत्री पौधे में कैम्बियम पाया जाता है जिससे इससे ग्राफ्टिंग किया जाता है। ग्राफ्टिंग आप लोग जानते होंगे, कभी आप लोगों ने गुलाब का पौधा देखा होगा, उसको इस तरह से काट कर उसके ऊपर गोबर वगैरह लगाकर नए पौधे का निर्माण कर लिया जाता है, क्योंकि उनमें पुनर्जनन की क्षमता पाई जाती है और इसी को ग्राफ्टिंग कहा जाता है। ये एक बीजपत्री में संभव नहीं होता, क्यों? क्योंकि एक बीजपत्री में कैम्बियम नहीं होता है, कैम्बियम पौधों में पुनर्जनन की क्षमता उत्पन्न करता है, तो इसलिए एक बीजपत्री में ये नहीं होगा, द्विबीजपत्री में देखने को मिलता है। फ्लोएम हमेशा प्रभावित होता है किससे? फ्लोएम हमेशा किससे प्रभावित होता है? शुगर सोर्स ऑफ शुगर सिंक, बिल्कुल सही जवाब, पहला ही बिल्कुल सही है। फ्लोएम हमेशा शर्करा स्रोत के एक शर्करा सिंक से प्रवाहित होता है, प्रभावित नहीं, सॉरी, प्रवाहित, फ्लो दिया है, ठीक है, प्रवाहित होता है। फ्लोएम का कार्य क्या है? तो ये पत्तियों तक भोजन को पहुंचाना फ्लोएम का कार्य होता है, ठीक है। फ्लोएम 4 भागों में बटा होता है, वो 4 भाग कौन से हैं? सीव एलिमेंट्स, कैंपियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। अगला क्वेश्चन, रेफाइट्स होते हैं, रेफाइट्स क्या होते हैं? निडल शेप क्रिस्टल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सिलेट, निडल शेप क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, निडल शेप क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सिलेट या फिर नन ऑफ एबव। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। रेफाइट्स क्या होते हैं? निडल शेप क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सिलेट, यानी कैल्शियम ऑक्सिलेट के सूचकाकार क्रिस्टल होते हैं रेफाइट्स। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अवशिष्ट पदार्थों के रूप में ये खनिज क्रिस्टल मिलते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्सिलेट क्रिस्टल पित्त व कार्टिलेज के छड़ के आकार के पिरामिडीय, कोणीय अथवा सूचकाकार होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वृद्धि वलय बनती है सक्रियता के कारण, वृद्धि वलय यानी कि ग्रोथ रिंग आर फॉर्म्ड ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ, किसकी एक्टिविटी के कारण जो है ग्रोथ रिंग बनती है? इंट्रास्केलेटल कैम्बियम, यही बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला, इंट्रास्केलेटल कैम्बियम के एक्टिविटी के कारण ग्रोथ वलय जो है वो बनती है, ठीक है, ग्रोथ रिंग जो है वो बनती है। अगला क्वेश्चन, कार्क की जल के लिए अपारगम प्रकृति निम्नलिखित में से किसके निक्षेपण के कारण होती है? लिग्निन, सुवेरिन, पैक्टिन या फिर हेमिसेलोज। कार्क के जल के लिए अपारगम यानी कि कार्क के जल के लिए अपारगम कौन बनाती है? तो हम सभी ने अभी पढ़ा था कि सुवेरिन जो होती है ये इकट्ठी हो जाती है और ये परत को अपारगम बना देती है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, सुवेरिन, ठीक है। लिग्निन क्या है? तो ये पॉलीफेनोल बहुलक है, इसकी उपस्थिति से कोशिका अधिक मजबूत होती है। वहीं पेक्टिन जो है ये मध्य पट्टिका द्वारा मुख्य घटक है जो जल को सरलता से अवशोषण करता है, ठीक। जैसे मुरब्बा वगैरह में आपने देखा होगा तो इसमें पेक्टिन की जेली होती है जो जल को अवशोषित कर लेती है। अगला क्वेश्चन, द सेल ऑफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स और स्क्लेरन काइमेटस, पैरन काइमेटस, कोलन काइमेटस या फिर मैरी सिस्टमैटिक। सही जवाब ऑप्शन बी, पैरन काइमेटस। सेल ऑफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स और पैरन काइमेटस। द्वितीयक वल्कुट की कोशिकाएं मृदु उत्कीय होती हैं, इसमें कई परतें पाई जाती हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कक्षस्थ कलिका के प्रतान के रूपांतरण के संदर्भ में विषम का चयन करिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड रिगार्डिंग द कन्वर्जन ऑफ एक्सिलरी बर्ड इनटू टेंड्रिल्स? कोकम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन या फिर बैगनविलिया। इसमें ऑड कौन सा है? तो ककम्बर खीरा, पंपकिन कद्दू, वाटरमेलन तरबूज, इसमें टेंड्रिल्स पाया जाता है जो एक्सिलरी बर्ड के द्वारा निर्मित होते हैं। लेकिन बैगनविलिया में कच्छ कलिका से प्रांत में रूपांतरण नहीं देखने को मिलता है, ठीक है, ये शायद पत्ती से होता है। अगला क्वेश्चन, अस्थायी ऊतक जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है क्या कहलाता है? परमानेंट टिश्यू व्हिच वेरियस सेल इज प्लांट इज कॉल्ड? सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कैम्बियम या फिर इंट्राकैलरी मेरिस्टेम। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जटिल ऊतक कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट, किस संरचना में
ऋणात्मक दाब विभव देखने को मिलता है, किसमें जो है निगेटिव प्रेशर पोटेंशियल देखने को मिलता है। रूट जाइलम, बिल्कुल सही जवाब, पहला ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रूट जाइलम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस द्विबीजपत्री में संवहन पूल बिखरे होते हैं? किसमें संवहन पूल बिखरे होते हैं? तो अभी हम लोगों ने देखा था निक्टेन्थस में संवहन पूल जो है वो बिखरे होते हैं, वैस्कुलर बंडल जो है वो स्कैटर्ड होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, कास्टिल स्तंभों में जल एवं खाद्य पदार्थों का अरीय संवहन होता है। Which one of the following is responsible for conducting radial water and food materials in the woody stem? किसके द्वारा होता है? बेसल्स, जाइलम फाइबर, एंडोडर्मिस या वैस्कुलर रे। तो अगर आप लोगों ने जल देख लिया तो जाइलम फाइबर लगा देंगे जो गलत हो जाएगा। किसके कारण होता है? वैस्कुलर रे के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। संवहनी किरणें यानी वैस्कुलर रे द्वितीयक ऊतकों की हॉरिजॉन्टल सिस्टम का निर्माण करती हैं या क्षैतिज प्रणाली भोजन और पानी के स्थानांतरण और भंडारण का कार्य करती हैं, या आमतौर पर पैरेन्काइमेटस कोशिका का एक बैंड होता है जो कैम्बियम से पौधों की जड़ या तने के जाइलम और फ्लोएम दोनों में फैला होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, वृक्ष की वार्षिक वलय वृक्ष की आयु को दर्शाते हैं। ये वार्षिक वलय किसके बने होते हैं? ग्रोइंग सेकेंडरी फ्लोएम, ग्रोइंग सेकेंडरी जाइलम, ग्रोइंग सेकेंडरी प्राइमरी फ्लोएम या प्राइमरी जाइलम। सही जवाब हो जाएगा ग्रोइंग सेकेंडरी जाइलम। जो वलय होते हैं, जो छल्ले होते हैं, ये किसके बने होते हैं? सेकेंडरी जाइलम के। ये एनुअल रिंग होते हैं क्योंकि ये वर्ष में एक रिंग बनाते हैं। इनको काट के ही पौधे की आयु का पता लगाया जाता है। नवोदय विद्यालय पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। ये किसके बने होते हैं? सेकेंडरी जाइलम के। अगला क्वेश्चन, मोनोथीसियस एंथर आर फाउंड इन। मोनोथीसियस एंथर किस में पाए जाते हैं? हेलियंथस में, ब्रेसिका में, सोलेनम में या हेविकस में। सही जवाब हो जाएगा मोनोथीसियस एंथर यानी परागकोश किस में पाए जाते हैं? एक कोष्ठीय परागकोश हेविकस में यानी कि गुड़हल में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसमें? गुड़हल में पाए जाते हैं। ठीक है, या गुड़हल किस पौधे से है, किस फैमिली से है, अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा गुड़हल किस फैमिली से आता है। ठीक है, जबकि ब्रेसिका, सोलेनम और हेलियंथस एस्टरेसी फैमिली से है, इन सब में नहीं पाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, मूल रोम निकलते हैं, रूट हेयर इमर्ज फ्रॉम। रूट हेयर कहाँ से निकलते हैं? तो रूट हेयर सबसे ऊपरी परत होती है, इसी पे तो निकलते हैं, तो ये एपिडर्मिस से निकलते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी पादप की कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 16 है तो उनके मात्र पराग कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? तो देखिए, अगर गुणसूत्रों की संख्या 16 है कायिक में, तो उसमें, एक मिनट रुक जाइए, इंग्लिश वाला देख लीजिए, उससे ज़्यादा समझ में आएगा आपको। सोमैटिक सेल ऑफ एनी प्लांट्स 16 क्रोमोजोम पाया जा रहा है सोमैटिक सेल में। ठीक है, व्हाट विल बी नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल में कितना पाया जाएगा? अगर मदर सेल में 8 होगा तभी तो उसके बच्चे में 16 हो पाएगा, 16 हो पाएगा, क्योंकि ये अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अगर बच्चों में 16 है तो मदर में कितनी होगी? 8 होगी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कितनी होगी? 8 होगी। ठीक है, इसे आप फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, लेकिन कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हैं। जैसे पादप की कोशिकाओं में गुणसूत्र 2n होता है, 2n कितना दिया है? 16 दिया है, और मात्र पराग कोशिकाओं में गुणसूत्र कितना है? x है, तो 2n/16, n = 16/2, 16/2, तो इसको 8 निकाल लीजिए। ऐसे भी, और कॉमन सेल से भी आप निकाल सकते हैं कि अगर पुत्र में या डॉटर सेल में 16 है तो मदर में उसका आधा ही होगा। अगर पूछ लिया जाए कि अगर मदर सेल में 16 है तो मदर सेल यानी कि पॉलन मदर सेल में 16 है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए सोमैटिक सेल कितना होगा, तो ठीक उसका डबल हो जाएगा। ठीक है, सोमैटिक सेल हमेशा डबल होता है। अगला है, बेलामेन टिश्यू पाया जाता है। बेलामेन टिश्यू किस में पाया जाता है? स्टील रूट, प्रॉप रूट, हैंगिंग रूट एंड एपीफाइट्स, रिस्पायरेटरी रूट। तो बेलामेन टिश्यू जो होता है ये हैंगिंग रूट ऑफ एपीफाइट्स में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आर्किड और सिलिविया के जो पौधे होते हैं उसमें जो रूट लटक रहे होते हैं उसमें बेलामेन टिश्यू पाया जाता है। ये वातावरण से जल को अवशोषित करने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन, द्विनिषेचन प्रक्रम को सर्वप्रथम किसने बताया, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन को किसने बताया था? तो डबल फर्टिलाइजेशन को निवाशिन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। किसने? निवाशिन ने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कब बताया था? 1898 में। निवाशिन कौन थे? तो एक रूसी वैज्ञानिक थे, इन्होंने डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया था। अगला क्वेश्चन,
द इंट्रोडक्शन ऑफ द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, ये बुक किसकी है? द इंट्रोडक्शन ऑफ द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, ये बुक किसकी है? तो ये बुक इन्हीं की है जिन्हें वनस्पति विज्ञान एंजियोस्पर्म का पिता फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म कहा जाता है, उन्हीं की ये बुक है। तो वो कौन है? पी महेश्वरी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन है? पी महेश्वरी। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, आपने अंजू मैम का नाम सुना होगा, अंजू मैम। ये सारे क्वेश्चन अंजू मैम ने अपने वीडियो में जो वो टेस्ट सीरीज जो अपना सेल कर रहे हैं, जो 400 रुपये में आया हुआ है, उसमें यही सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के ऑप्शन चेंज करके दिए गए हैं। आप चाहे तो मैच कर लीजिए ये क्वेश्चन, इसके अलावा और बहुत सारे क्वेश्चन मैच हुए हैं। मैं भी आप लोगों को पढ़ाने के लिए पढ़ती रहती हूँ, जहाँ से अच्छा कंटेंट मिल जाता है। तो अंजू मैम ने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की हुई है LT ग्रेड के लिए, उसको जो है आज उसका डिस्कशन यूट्यूब पे उन्होंने फ्री कर रखा था 2-3 दिन पहले। तो मैंने उसको देखा था, मैंने सोचा कुछ अच्छी जानकारी मिल जाए, क्योंकि बॉटनी थोड़ा सा मेरा भी वीक है, जैसा मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था। तो उसमें मैंने देखा ये सारे क्वेश्चन ना उसमें शामिल थे, इसका एक्सप्लेन मतलब उन्होंने करा था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बैच अच्छा नहीं है, बैच अच्छा है, कम टाइम के लिए आपको मतलब अच्छे से जानकारी देगा, लेकिन ये सारे क्वेश्चन उसमें शामिल थे। उन्होंने कहा था कि वो सारे क्वेश्चन उन्होंने खुद से बनाया था, जबकि इसके पहले जो मैंने आपको बताया था, जो मदर सेल वाली थी जिसमें 16 से 8 हो गई थी, ये वाली क्वेश्चन, और ये पी महेश्वरी पुस्तक जो इनका था, पंचानन महेश्वरी का इनकी पुस्तक, ये सारे क्वेश्चन उसमें शामिल थे। आप चाहें तो यूट्यूब पे वो फ्री है, चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब पे अंजू मैम डालिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। वही चीज़ें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रही हूँ, और वही चीज़ें उन्होंने 400 रुपये में टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। तो आप चाहें तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, एन इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म नामक किताब के लेखक पी महेश्वरी हैं। यह आवृतबीजी पौधे के संदर्भ में विश्व की श्रेष्ठ पुस्तक के रूप में स्वीकार की जाती है। पी महेश्वरी यानी पंचानन महेश्वरी एक प्रमुख भारतीय वनस्पति शास्त्री यानी बॉटनिस्ट थे, जिन्हें मुख्य रूप से एंजियोस्पर्म के टेस्ट ट्यूब निषेचन की तकनीक के आविष्कार के लिए जाना जाता है, ठीक है। 146 क्वेश्चन टोटल इसमें थे, उसको मैंने एक ही वीडियो में कवर किया, जो आपको बनाने में लगा 1.5 घंटे। आई होप सो आप लोग को मेरी मेहनत पसंद आई होगी। एक कमेंट हमारे लिए ज़रूर छोड़िएगा, और इसको अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू।